तो नाड़ी परीक्षा सीखने का ये सबसे सुहाना, सिंपल सा, आसान सा तरीका है कि सिखाओ, थोड़ा खर्चा करके सिखाओ, बुलाओ लोगों को घर पे और सिखाओ। आप कहीं भी मिलो, सिखाओ, बोलो नाड़ी पे। लगता है आपके पास उधर ही आना पड़ेगा सर फिर तो। मेरे पास आपके क्यों आना पड़ेगा? आपको नॉलेज दे दिया जितना मेरे पास था। मेरे पास का, मैं, आप विश्वास करो मेरी बात को, अच्छा अच्छा, एक शब्द भी मैंने मेरे पास नहीं रखा है। थैंक यू नाड़ी सर। परीक्षा का ज्ञान मेरे पास है। अभी जी जो अगला ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जी, हमारे अगले वर्ग चलते हैं, हाँ, एक चलता है तंतु 1, दूसरा तंतु 2, टेक्नो आयुर्वेद एडवांस नाड़ी थेराप्यूटिक यूटिलिटी। नंबर 1 फॉर शोधना, नंबर 2 फॉर शमना। हमारा अभी तो चल रहे शोधना के, शमना शुरू होगा दिवाली के बाद। और दूसरा कोर्स मैं लेता हूं जो वीकली डिस्कशन है, मैं अवेलेबल रहता हूं वीकली एक बार, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी एक व्याधि को लेकर बात करें। कभी हृदय रोग लिया, कभी डायबिटीज लिया, कभी संधिवात लिया, कभी स्पाइनल डिसऑर्डर्स लिया, कभी सेरिब्रल डिसऑर्डर्स लिया, कभी पैरालिसिस लिया। नाड़ी में क्या बदलाव मिल सकता है और उसको समझना, और ये आपको अनुभव आएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे मेरे अकेले के अनुभव है, ये अनुभव यूनिवर्सल है। ये नाड़ी परीक्षा की जो प्रोसेस हमने आपके साथ शेयर की है, एक बात आपको सबको माननी पड़ेगी कि ये नाड़ी परीक्षा की सबसे आसान पद्धति आपने सुनी होगी। नाड़ी परीक्षा के बारे में जब भी सुना होगा नाड़ी परीक्षा डिफिकल्ट है, यही सुना होगा। और अभी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो नाड़ी परीक्षा आपको आसान लग रही होगी। आपके ग्रुप में कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, इमेजिन, जिस वक्त हमको नाड़ी परीक्षा क्या है ये मालूम भी नहीं था। मैंने नाड़ी परीक्षा सीखी पहली बार एमडी होने के बाद। एमडी तक हम कोशिश ही करते रहे कि कहीं से मिले, नहीं मिला पाए। एमडी के बाद मैं प्रिंसिपल था, उसके बाद सीखी है। तो आप सोचो, एक 18 साल के बच्चे को अगर नाड़ी परीक्षा का ज्ञान मिलता है, बाय द टाइम ही कम्स टू रिटायरमेंट और शी कम्स टू रिटायरमेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस शी विल हैव। ये एक अपने आप में, मैं जब बच्चों के साथ रहता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि यही तो फ्यूचर जनरेशन है जो लेके जाएगी इस लीगेसी को। मैंने बहुत झगड़ा किया गवर्नमेंट के साथ कि मेरे नाड़ी परीक्षा कोर्स को आप मान्यता दो। 6 साल लगे मुझे उनके पीछे लगने के बाद, और ये 6 साल भी तब सुनने को, फॉर्म भी मेरा एक्सेप्ट तब किया जब आईआईटी में मेरे को उन्होंने एज ए टीचर लिया, मेंटर। जब आईआईटी मुंबई लिया तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पे दबाव आया, ये आईआईटी वाले ले सकते हैं तो इसको तो यार आयुर्वेद वालों ने सिखाना चाहिए। तब जाके बात बनी। तब तक तो वो मेरा एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नाड़ी परीक्षा नहीं, नहीं, वो तो ऐसा सीखा थोड़ी जाता है, वो गुरु शिष्य परंपरा पर सीखना है, नहीं है। मैं बात आपको कहता हूँ, नाड़ी परीक्षा बाकी सब क्लिनिकल स्किल जैसा एक छोटा सा स्किल है। ये दिमाग में आप रखो। आप जबान देखते हो पेशेंट की, आप आंखें देखते हो, आपको पता है टंग डायग्नोसिस ये भी इससे ज्यादा परिष्कृत है। टंग डायग्नोसिस के आपको काफी सारी किताबें, वीडियोस, पिक्चर्स मिल जाएंगी। हम अभी एक नया प्रोजेक्ट लिए हैं, टंग डायग्नोसिस पे फोटो लेते हैं और एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक प्रोसेस से इमेज प्रोसेसिंग कर कर निदान करने की प्रक्रिया करते हैं। जल्दी हमारी मशीन में आ जाएगी टंग डायग्नोसिस कंप्यूटर। कैमरे से आपके स्मार्टफोन से लो, फोटो क्लिक करो, हमारे एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड होना चाहिए, वो आपको क्लाउड में से डायग्नोसिस भेज देगा कि इसका डायग्नोसिस क्या है। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ। ये बहुत ही, मेरे ख्याल से इंजीनियर लोगों को जब मैंने आइडिया बताया तो बोले इतना सा, उनका डायलॉग क्या था बात समझो, ये इतना सा इमेज ही तो प्रोसेसिंग करनी है। वहां पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे कि कोई एंटर करता है, हमारे एंट्री पे नहीं लगाया, वो मैं निकाल दिया अभी, पहले लगाया हुआ था, उसका ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन ये ब्लूटूथ से
हमारे मोबाइल पे आ जाता था, ये सामने आ रहा है उसका ब्लड शुगर कितना है और हीमोग्लोबिन कितना है। बस वो आते ही उसका कैमरा फोटो खींच लेता था, एनालाइज करता था, इमेज एनालिसिस, और लेके आते थे। अमेरिका में, मैं यूरोप में पढ़ाता हूँ, यूरोप में मैं काफी लोगों से मिला हूँ। वहां पर डायग्नोस्टिक प्रोसेस कैसा है मालूम है? ये आपका आइरिस है ना, जो काला वाला, स्क्लेरा नहीं, सफेद नहीं, वो जो काला वाला आइरिस है, उसका फोटो निकालते हैं और वो डिजिटल फोटो लेकर उसको एक्सपांड करते हैं। और आइरेडियोलॉजी एक शास्त्र है पूरा, जो उसके माध्यम से निदान करते हैं ये दो के बीच में जगह कितनी है, ये कितने एंगल से मिल रहा है, कैसा हो रहा है। निदान करने की प्रक्रिया बड़ी अजीबोगरीब होती है। ये सिर्फ एल्गोरिदम है। कोई भी किसी भी चीज से, बालों से निदान कर सकते हैं, आप भी करते हो। क्वाशाओरकर, ये शब्द तो सुना होगा आपने, विटामिन बी डिफिशिएंसी के कारण होता है क्वाशाओरकर। और क्वाशाओरकर का लिटरेरी मीनिंग क्या है? रेड हेयर्ड बॉय। विटामिन बी1 की डिफिशियंसी हो गई तो आपके बालों का कलर रेड होने लगता है। बालों के कलर से, बालों के टेक्सचर से बाल झड़ते हैं, उनसे भी निदान किया जाता है। कैंसर में करते हैं, जबान से करते हैं, टंग डायग्नोसिस। बहुत एफिशिएंट डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट। हमने एक मशीन बनाई अपने स्मार्टफोन के साथ, आयुर्वेदीय मूत्र परीक्षण करने की। पेटी डिश नीचे रखना, स्टैंड के ऊपर अपना जो ये आते हैं ना सेल्फी स्टिक्स, वैसे एक फोल्डेड स्टिक बनाई, उसमें कैमरा फिट करना, मोबाइल, और बस ऑन करके क्लिक कर देना उसको, यहाँ से बैठे बैठे वो सेंटर में आ गया कि क्लिक करना, तो उसका फोटो लेता है, वीडियो। तो आपने ड्रॉप डाला तो ड्रॉप कैसे मूव होता है, उसके साथ कंपास लगा हुआ है, वो एनालाइज करता है। जो हमारी आयुर्वेदीय मूत्र परीक्षण तैल बिंदु परीक्षा है, उसके लिए मैंने मेरे जिंदगी में पहला यंत्र बनाया था जब मैं बीएमएस सेकेंड ईयर में था। सेकेंड ईयर, जब आपके लिए सेकेंड ईयर, मेरे लिए थर्ड ईयर। मैं प्री आयुर्वेद, फर्स्ट आयुर्वेद, सेकेंड आयुर्वेद में था। और तब हम वार्ड में बस्ती बनाने जाते थे मेरे सीनियर दोस्तों के साथ। तो मुझे लगता था यार ये बस्ती तो हर बार ऑयल ऊपर और काढ़ा नीचे रहता है, क्या करना चाहिए, कुछ तो करते आना चाहिए इसके लिए। तो अपना छोटा बीटर आता है ना, जिससे हम अंडा फेंटते हैं ऑमलेट बनाने के लिए, 4 वायर वाला आता है, वो बीटर लिया छोटा वाला, और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे गणपति फेस्टिवल चलता है खूब बड़ा, तो वहां पर गणेश जी का डेकोरेशन करते हैं। उसके पीछे चक्कर घुमाने के लिए एक छोटी मोटर आती है, 20-25 रुपए में आती है। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर होल करके वो बीटर अंदर बिठा दिया उस मोटर के चक्के में, और उसको वायर निकाली, एक स्विच लगाया, और उसके एक 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी। किसी भी बस्ती यंत्र पे रखो, एनिमा पॉट पर बटन चालू करो, वो कंटिन्यू स्टेयर करता रहेगा। तो बस्ती आपका होमोजीनियस बस्ती अंदर जाता है। सिंपल टेक्निक, बस्ती की परफॉर्मेंस कम से कम 10 टाइम्स बढ़ गई, आसान हो गया। फिर उसके बाद में उसमें डाला थर्मोस्टेट, और फिर एक छोटा सा कॉइल डाला, उसको कनेक्शन दिया इलेक्ट्रिशियन को, तो मोटर भी चलती थी, हीटर भी चलता था, तो 37 डिग्री पर वो मेंटेन भी होता था। थर्मोस्टेट लगाकर डाल दिया, हमको जितना चाहिए उतना टेम्परेचर एडजस्ट करो, 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री, क्योंकि हमें बॉडी टेम्परेचर से 4 या 5 डिग्री ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा गर्म आप सहन नहीं कर पाते बस्ती। तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी है नहीं कुछ, टेक्निक कुछ होता जाता नहीं है। जितना भी टेक्नोलॉजी दुनिया में है वो किसी ना किसी नीड से बना है। नाड़ी परीक्षा भी सिंपल सा टेक्निक है, 3 उंगलियां रखनी है। अभी लॉकडाउन में हमने क्या किया, नाड़ी परीक्षा हम कैसे करेंगे? एक तो पेशेंट ही नहीं आ रहे, मेरा 90% कंसल्टिंग जो है वो अब ऑनलाइन हो रहा है, और मैं
जाना जाता हूँ नाड़ी परीक्षा के लिए, तो कैसे करेंगे नाड़ी परीक्षा? शुरू शुरू में एक 2-3 बार करने के बाद मेरा दिमाग ऐसा ही चला, चलो एक ट्रायल करते हैं। विजय लक्ष्मी, आप जरा नाड़ी पे उंगलियां रखो ना तीनों। आप एक अननोन पर्सन हो, बात समझो, आपको नाड़ी परीक्षा नहीं आती है। ठीक है सर। बिल्कुल नहीं आती है। हा? आपको स्पर्श लगता है क्या? हाँ जी सर। बिल्कुल लगेगा। मैंने यही सोचा यार, जब मेरे उंगली को लगता है स्पर्श, तो सामने वाला तो जिंदा आदमी है, उसको भी तो लगेगा। उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा ये स्पर्श का मतलब क्या है, वो तो मुझे मालूम पड़ता है ना। तो हमने पेशेंट को पूछना चालू किया था, रुको मेरा वीडियो देखो, इस तरीके से यहां पर उंगली रखो, ये मिल रहा है कड़क, हाँ, उसके नीचे थोड़ा गड्ढा मिल रहा है, उंगली घुस रही है अंदर, घुस रही है, चलो रखो उंगली, दूसरी रखो, तीसरी रखो, अब मुझे बताओ क्या लगता है। वो पूछता साहब ऐसा क्या मालूम पड़ेगा? मैं बोला तुमको करना क्या है, वो मुझे मालूम पड़ता है, आप सिर्फ मुझे बताओ क्या लगता है, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज। और नाड़ी परीक्षा करने लगे। आप विश्वास करो, मेरे कोई कंसल्टिंग में कमी नहीं आई है, ऑनलाइन चालू है नाड़ी परीक्षा के साथ। जब मैं आपको सिखा सकता हूं तो क्या पेशेंट से जानकारी नहीं ले सकता क्या? यस। तो अगर इस तरीके से मुझे, मैं कहता हूं अभी दूध नाड़ी की जरूरत नहीं है हमको, अब तो सीधा ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा करते हैं। वैसे मेरा एक और सेंसर बन रहा है, वो सेंसर आपको खरीदना पड़ेगा। वो खरीदने के साथ वो लगा दिए कि आपके एप्लीकेशन पर मुझे नाड़ी का ग्राफ मिलेगा। वो ग्राफ मैं भी एप्लीकेशन में देख सकता हूँ मेरे यहाँ पर, तो कम्युनिकेट होता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगर आपको याद है तो, नाड़ी परीक्षा कोई मेरी बपोती थोड़ी है। दुनिया में 1000 से ज्यादा मशीन है। एक नाम आपको दिखाता हूं, ये वाइटा पल्स है, दिख रहा है क्या नाम? एप्लीकेशन है विटा पल्स। आप अगर इस पे रखना चाहते हो, या रखा मैंने, ये मेरी उंगली रखी हुई है, इसके पीछे इंडेक्स, और ये अगर नीचे देखोगे तो आपको ग्राफ चलते हुए दिखेगा। वो नाड़ी एनालाइज करता है, दिख रहा है क्या ग्राफ नीचे की तरफ? ये हार्ट रेट काउंट करेगा, ये देखो बड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ चल रहा है। ये 5 मिनट तक एनालिसिस करेगा। सर ये आप रिस्की नहीं होते आपका फिंगरप्रिंट? ये मेरे फिंगरप्रिंट का कोई लेना देना नहीं, ये इस पे है प्ले स्टोर पर, वाइटा पल्स फ्री। हाँ, पर आप जब फिंगर लगा रहे हो ना पीछे में, हाँ, तो वो जो आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पे छप रहा है। हाँ, अच्छा कैमरा में लगाना है? कैमरा पे लगाना है। कैमरा पे लगा, वो कैपिलरी पल्सेशन को आइडेंटिफाई करता है, कैमरा पे लगाना है। उसके नीचे आपका क्या कहते हैं उसको, फ्लैश चालू होना चाहिए, लाइट सोर्स। तो वो लाइट जाएगा अंदर, ब्लड वेसल्स में से घूमेगा और उसके रिफ्लेक्शन लेगा। टेक्नोलॉजी बहुत है, हमने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे नाड़ी स्वरा है। नाड़ी स्वरा क्या है, एक सिंगल पेज जैसा है, उसमें उन्होंने एक माइक्रोफोन लगा दिया। उनका मानना ये है कि नाड़ी जब वेव देती है तो आवाज भी तो करती है, सिर्फ वो आवाज छोटा है, आप पकड़ नहीं पाते कान से, तो आवाज पकड़ने के लिए माइक्रोफोन लगा दिया उसके ऊपर। और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, नाड़ी स्वरा, बसवराज करके है। शायद अगले हफ्ते उनका एक पूरा इंटरव्यू लेने वाला हूं मैं, या अगर आप मेरे YouTube चैनल पर गए तो आपको बसवराज जी का पूरा लेक्चर इंटरनेशनल वेबिनार में मिल जाएगा सुनने।
अबाउट नाडीश्वरा। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट वीक मेरा इंटरव्यू उनके साथ प्लान है। तो एक सिर्फ एक माइक जो हम नॉर्मल में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस माइक का प्रयोग किया, उसको पेन में फिट किया, लगा दिया, और उससे जो ग्राफ आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया। आप टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप उंगलियां इस्तेमाल करो। दे आर द बेस्ट सेंसर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। आपकी उंगलियों जितना अच्छा सेंसर और आपके ब्रेन जितना अच्छा प्रोसेसर और सीपीयू नहीं है। भगवान ने हमें बहुत सुहाना सेंसर दिया है, हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। नाड़ी परीक्षा मुश्किल आपको इसलिए लगती है क्योंकि हम उसको सोचते नहीं है कि ये हो सकता है, हम ये सोचते हैं कि ये मुश्किल है, नहीं कर सकेंगे, क्यों करें। मॉडर्न मेडिसिन के हाथ में से नाड़ी परीक्षा इसीलिए गई। मॉडर्न मेडिसिन में नाड़ी परीक्षा बहुत इलेबोरेट थी। वेस्टर्न मेडिसिन में 17th सेंचुरी में पहली मशीन आई, बड़ा मजा आएगा सुन के आपको। उसका नाम था पल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और क्या होगी वो मशीन, आप बिलीव नहीं कर सकते। स्टॉप वॉच दैट वाज नेम्ड पल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर एक छोटा सा, जैसा हमारा कांटा चलता है ना, वैसे लगाकर उसको आगे ग्राफ बनाने के लिए लगाया। ये जैसे हिलेगी वैसा वहां ग्राफ आएगा। स्पिग्मोमीटर कहते थे उसको। स्पिग्मोमीटर इजाद किया गया। जैसे हमारा ईसीजी निकलता था पहले, पुरानी ईसीजी आपने देखे है कि नहीं पता नहीं मुझे, उसमें कांटा हिलता था ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि वो थर्मल पेपर होता था उस पर प्रिंट निकालने के लिए। अब तो सब बंद हो गया, अब तो डिजिटल आता है बाहर, 12 के 12 लीड एक साथ बाहर। ईसीजी, उसके बाद में एक्सरे, उसके बाद में इकोकार्डियोग्राफी, अभी 4 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी, इंट्राकार्डियक सोनोग्राफी, ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई। इसोफेगस में डालते हैं इंट्रा इसोफेगल, और आपका इकोकार्डियोग्राम किया जाता है। अगर आपका यहाँ से कार्डियोग्राम करते हैं वो आता नहीं है ठीक से, तो क्योंकि इसोफेगस बिल्कुल हार्ट के बगल से पास होती है, वहां डालकर करते हैं। तो ये आ गया तो डॉक्टर लोग नाड़ी परीक्षा करना भूल गए। अभी कभी कभी आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट को देखोगे ना, सिंसियरली कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रहना कुछ दिन। मेरे सौभाग्य रहा कि मैंने एक बीच में एक रिसर्च वर्क किया था काफी साल पहले। हमारा प्रोग्राम चलता है, उसका नाम है दिल से दिल तक। दिल से दिल तक, इट्स अ रिवर्सल रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज। सीरीज चलती है, मेरी सीरीज वगैरह है मार्केट में। तो उसके लिए जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम करता था कार्डियक सेंटर पर, तो कार्डियोलॉजिस्ट को देखता था, वो लोग बड़ी नाड़ी देखते हैं, आप देखना कभी ध्यान से। और वो सिर्फ रेडियल नहीं देखते, अल्नर भी देखते हैं। कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट पहली चीज करेगा कैरोटिड देखेगा। अगर आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास किसी भी कारण से गए तो देखना, वो पहले हाथ यहाँ रखेगा, दूसरा हाथ इधर रखेगा। अगर आपने कहा कि इसके एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुई है, कुछ हो गई, तो वो अल्नर देखेगा। इंटरवेंशन होने के बाद देखेगा, इंटरवेंशन होने के पहले नहीं देखेगा। इंटरवेंशन के लिए रेडियल आर्टरी इस्तेमाल होती है, आपको पता है। पहले इग्वाइनल आर्टरी होती थी, अब इग्वाइनल आर्टरी से नहीं करते, रेडियल आर्टरी से डालते हैं अंदर, क्योंकि वो इजी पड़ता है वहाँ जाने के लिए, कॉर्नरी आर्टरीज में जाने के लिए। सो यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू रीड। आपका दिमाग चलना चाहिए। हम लोग वैद्य है, आप सब लोग इतने अच्छे जनरेशन से हो, सब लोग अपर सर्किट में से आए हो। हमारे पहले जो बैचेस होती थी, मैं पहले दूसरी बैच में से हूँ 12वीं के बाद के, हमारे पहले जो बैचेस होती थी वो 10th पास बच्चे आते थे। साइंस से कोई लेना देना नहीं होता था, हम लोग साइंस सीख कर आए हैं, हमें साइंस के बारे में जानकारी है।
हमने उसके बेसिक्स ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, 12th में मार्क मिलाने के लिए ही सही, पर साइंस को बहुत घिस घिस कर पिया है, वो आता है हमें। और कोई भी शरीर तो वही है ना, क्या एक वेस्टर्न मेडिसिन के लिए शरीर बदलता है क्या? होम्योपैथ के लिए शरीर बदलता है, आयुर्वेद वालों के लिए स्पेशल बनता है क्या? नहीं, ये आयुर्वेद वाले के पास जाने वाला है ये पेशेंट, इसके बॉडी में जरा वात पित्त कब भर दो, ऐसा तो नहीं होता। पेशेंट है वो वही के वही है, उसको होने वाली बीमारी वही के वही है। अगर कोविड है तो वो कोविड होम्योपैथी वालों के लिए है, हम लोग उसको भले वात श्लेष्मा तक, वात श्लेष्मा प्रधान संधिपातक भूता विसंगत ज्वर भी कहे तो रहने वाला वो कोविड ही है, कहने से कोई बदलता थोड़ी है। उसको आर्सेनिकम एल्बम दो या हमारा वाला काढ़ा पिला दो, त्रिभुवन कीर्ति दो, आनंद भैरव रस दो, ज्वरांकुश रस दो, महाज्वरांकुश दो, क्या गुड़वेल सत्व पिलाना है वो पिला दो, या रेमडेसिविर दो, बीमारी तो उसकी वही है। और इन सभी से वो ठीक भी होना चाहिए। प्रिंसिपली ध्यान में रखना, ये कभी शरीर नहीं बदलता है पैथी के कारण, तो नैदानिक प्रक्रिया भी नहीं बदलती है, बदलता है एल्गोरिदम, बदलता है समझ। बदलती क्या है? सिर्फ समझ, जो दिख रहा है उसको क्या समझे। अगर आपको एक्सरे चेस्ट दिया जाए, परमार साहब सीनियर लोग प्रैक्टिशनर जो है ना, तिवारी साहब, परमार जी, रमेश जी कहाँ गए? दिख नहीं रहे हैं। उनके पास मैंने जिम्मेवारी भी दी है, जो प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे चाहता हूं जवाब। हमारे पास एक एक्सरे आया जिसमें हमें साबूदाने जैसे छोटे छोटे ठिपके मिल गए, तो आपका डायग्नोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा। किसने कहा? अरे आप अनम्यूट करो ना, ये सब सीनियर लोग जरा अनम्यूट करो। होगा कि नहीं होगा परमार जी? अगर हमें यदुवीर जी, योगेश भाई, मिश्रा जी, आप मुझे सिंपल फंडा, मैं आपके हाथ में एक एक्सरे दे दूं, उस एक्सरे पे मुझे बिल्कुल चेस्ट में एक साइड को साबूदाने जैसे बहुत सारे दाने मिलते हैं और कहीं कंसोलिडेशन मिलता है, तो हमारा डायग्नोसिस होगा कि नहीं होगा? ट्यूबरक्यूलोसिस हम दिमाग में लेके चलेंगे, एक साथ देखते ही पहले हमारे आएगा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है, क्योंकि वो एक्सरे हमने देखा है। अब मैं अगर उसको कहूं ये तो विषमाशनज राजयक्ष्मा है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब दोनों का एक ही है, सिर्फ उसको देखने का नजरिया बदला। मैं और एक उदाहरण देता हूं, बहुत सिंपल, जो आप रोज देखते हो। नाड़ी परीक्षा एक कॉमन आइटम है, मैं आपको इसलिए समझाने के लिए ये बता रहा हूं। आपके पास सीबीसी का रिपोर्ट आता है, सीबीसी का रिपोर्ट तो आता ही होगा। तो सीबीसी के रिपोर्ट में अगर हमें इओसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलते हैं, इओसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलते हैं, तो क्या मतलब समझोगे उसका? एलर्जिक रिएक्शन। पित्त बढ़ा हुआ, यस वातजगास। पित्त बढ़ा हुआ, सर। कह सकते हो, कृमि के कारण से भी हो सकता है। तो आपको सब रिपोर्ट देखेंगे एक साथ, तो आप उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि नहीं आयुर्वेदिक एल्गोरिदम पर। जब न्यूट्रोफिल्स बढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ गई 20,000, तो आपके दिमाग में इन्फेक्शन आएगा ना, तो इन्फेक्शन का कारण आपको वात पित्त कफ में नहीं जोड़ते आएगा क्या? जरूर जोड़ते आएगा। हम जोड़ते नहीं है क्योंकि हम उस तरीके से सोचते नहीं है। सोचेंगे तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन आयुर्वेद डायग्नोसिस के लिए काम में आएगी। आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है, रुद्धपथ हो गया, कामला कफ वहां पर कहीं ना कहीं तो ब्लॉक कर रहा है पित्त के मार्ग को,
तो कफावृत्त पित्त हो गया वहां पर, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाड़ी परीक्षा इतना आसान है, आपको सिर्फ वहां पर उंगली रखकर समझना है कि अंदर क्या हो रहा है। ये समझने की जो प्रक्रिया है, आप लोगों ने, मैं जब देख रहा था आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत शानदार। कितने लोगों ने लिखा है रमेश जी? कितनी केसेस सॉल्व हुई? 31 में से 25 लोगों ने तो लिखा है सर। 25 लोगों ने लिखा है 30 में से, इसका मतलब 5 लोगों ने एक भी केस नहीं लिखी। नाइस। हाँ? मतलब 3.5 तक मैंने देखा है, नहीं था उसमें। नहीं, 3.5 तक ही देखना था आपको, उसके बाद में देखना भी नहीं था। और पाँच कितने लोग- सबसे ज्यादा लिखी? इसने 5-6 तो सबसे ज्यादा 5 बहुत लोगों ने लिखी। जी, और 5-6 बहुत। 13-16 देखी एक किसी की? 16 तो सर नहीं था। कोई सावलिक एक एक है उसमें कहीं तो भी, और पीडीएफ भेजा है। सर मैंने देखा था। तो आपने भेजा है ना, मैं वही देख रहा। Yes. हाँ? सर मैंने WhatsApp में 18 मिस हुआ। सॉल्व किए हैं। ये देखो 18 साल के सावली, मैं नाम पढ़ा तो लगा था मुझे 18। नहीं, मेरा भी 18 हुआ था सर, फिर मैंने 2 केसेस भेजा था। और आपके कितने हुए रजत भाई, विराज? किसने किसने सर मेरे 5-6 थे। किसने नहीं लिखा? सर लिखा मेरे जरूर। 10 थे। किसने नहीं लिखा? तो आप मेरे रमेश जी, आप जी सर। मुझे जिसने सबसे ज्यादा लिखे हैं ना, उनका नाम भेज दीजिएगा। हाँ, तो आपको बोलना नहीं है, तो वो उनको लगा कि अच्छा नहीं लगेगा यार सबके सामने मैं इसने लिखा उसने लिखा उसने लिखा ये कहूँ। तो ये सबको दिख रहा है ना आपको, आप कह रहे हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। ये आपने जितना देखा उतना सबके लिए अवेलेबल है, सबने देखा, तो अपने आप सबको मालूम है। जिसने नहीं लिखा उनको भी मालूम है। आज सवेरे से कंटिन्यू बिजी हूँ, कल भी था, मेरे 4 वेबिनार थे कल, आज 3 थे, तो मैं समय नहीं निकाल पाया। तो क्वेश्चन था सर। सर क्वेश्चन तो अपन, हाँ बिल्कुल पूछो, पर मैं सोच रहा था बाद में लूँ। हाँ बोलिए। सर जैसे कोई क्रॉनिक केस पेशेंट है, जैसे किसी को डायबिटीज है और उसको अभी फिजियोलॉजिकली कोई एक्टिविटी चल रहा है, तो हम लोग डिसाइड कैसे करें कि वो क्रॉनिक केस के लिए चेंज है कि फिजियोलॉजिकल सिचुएशन के लिए चेंज है, वो कैसे दो समझ? चीजें ध्यान में रखना। अगर क्रॉनिक इलनेस होगा तो इवन इफ इट इज देयर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर कंटिन्यूसली, वो होने ही वाली है। अगर कोई भी बीमारी अगर होगी शरीर में तो वो आपको प्रिकिंग कर देगी। अब सवाल वहां होता है जहां पर क्रॉनिक पल्स, क्रॉनिक बीमारी है पर उसके साथ में कोई नई एक्यूट कंडीशन आ गई, तो वो डोमिनेंट हो जाएगी, वो दिखेगी। आपकी क्रॉनिक बीमारी नहीं दिखेगी। बहुत बार आपको ये भी दिखेगा कि एखादी क्रॉनिक केस है, आपको नोन केस है, डायबिटिक के पेशेंट की स्टोरी है, आपने डायबिटीज लिया इसलिए मैंने डायबिटीज कहा, या अस्थमा का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, और आपको पल्स सॉफ्ट मिलती है, इसका मतलब क्या उसकी बीमारी चली गई? नहीं। पर इस स्थिति में, इस मिनट को जब आप नाड़ी देख रहे हो, उसकी स्थिति उसके प्रकृतिस्थ स्थिति के साथ मैच हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के साथ मैच हो गई, इसलिए नाड़ी आपको सॉफ्ट मिलती है। पर अगर आप उससे पूछोगे ना, अभी तो ठीक है आपको, और आपको जवाब हमेशा यही मिलेगा, आज तो ठीक लग रहा है। अगर आप उसकी शुगर भी चेक करोगे तो वो भी आपको विद इन लिमिट मिलेगी। होता है ऐसा, नहीं होता ऐसा नहीं है, पर अमूमन पेशेंट जो अपने पास आता है ना, उसको अच्छा लगता है तब कभी नहीं आता। अभी हम प्रयोग करते हैं तब हम जाके देख सकते हैं अच्छे लोगों की नाड़ी, पर जब रुग्ण आता है उसको कुछ ना कुछ तकलीफ होती है तभी आता है। चलो यार डॉक्टर साहब को मिल के आए, थोड़ी चाय पी के आएंगे, ऐसा कितने लोग आए आपके पास? मेरे तो 35 साल की प्रैक्टिस में कोई नहीं आया ऐसा, चलो टाइम पास, कुछ नहीं, ऐसा ही डॉक्टर साहब आपको मिलने का बड़ा मन हो गया करके आया, कोई नहीं आता, किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए, आपके पास आने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। वो डॉक्टर के पास मारे बीमारी के आता है, डर के मारे, आज के तारीख में तो डर के मारे आता है,
और आधे पेशेंट जो सही में जिनको जरूरत है वो डर के मारे नहीं आते हैं। नहीं यार अभी कोविड चालू है, मुंबई में तो भयंकर चालू है। हमने यार डॉक्टर साहब को फोन पे बात करते, फिर हम भी दवा लिख के देते उनको। अब दवा उसको वो दवा कहाँ मिलेगी, नहीं मिलती है, फिर कुरियर से भेजते हैं। सब नाटक है। तो ये करना है आपको। आप ध्यान में रखना, पेशेंट जब आपके पास आता है उसको जेन्युइन कोई ना कोई तकलीफ होती है तभी आता है। या आपने अगर पेशेंट को आदत डाली हो वेलनेस के लिए आने के लिए, अगर आप होशियार हो तो आपने ये नई जनरेशन के डॉक्टर ने हम लोगों के वक्त हमको ये चांस नहीं था, ना हमको अक्ल थी ना पता था, और हम तो बीमारों को ढूंढते गए। तो आप जिंदगी भर, अभी तो फिलहाल तो पिछले 10 साल में मैंने प्रैक्टिस का ढांचा बदला है मेरा। अब मैं जाना जाता हूँ वेलनेस कंसल्टेंट के रूप में। हम लोगों को कंसल्टिंग एनुअल पैकेज देते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर हेल्थ। बहुत आसान है। 200 घर चाहिए, 200 फैमिली, आपको 20,000 रुपये सालाना देने वाली। 24-25 लाख रुपए आ जाते हैं, आराम से दवाखाना चलता है। कोई झंझट नहीं है उसमें। 200 हेल्दी फैमिलियों को पकड़ना है, उनके यहाँ जाते हैं हम, महीने में एक बार जाते हैं। हाय, हाउ डू यू डू, कैसे है, अच्छा क्या क्या हुआ, क्या खाते हैं, आज क्या खाने बनाया है, पिछले हफ्ते में क्या खाया था, रोज का चार्ट लिखने को कहते हैं। मेरे यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कभी, मेरे कुछ प्रोग्राम चलते हैं, गेट रीड ऑफ योर डायबिटीज इन 200 डेज। रोज डाइट चार्ट देखते हैं उसका, रोज डेली उसने भेज देगा। 10,000 रुपये फी लेता हूँ मैं 3 महीने की, दवा नहीं, 1 पैसे की भी, सिर्फ डाइट चार्ट, एक्सरसाइज और शुगर कितनी है, उसमें क्या गड़बड़ की उसने, हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए उतना देखते हैं। और हमारा गारंटी है कि 2 महीने में डायबिटीज निकल जाता है। 6 महीने का चार्जेस देते हैं, 200 डेज। 2 महीने में डायबिटीज कंट्रोल होता है, बाद में वो 6 महीने तक लिखते रहता है, ये खाया, ये खाया, ये खाया, इतना खाया, ये इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। तो ये आपको आदत डालने पर है पेशेंट को। क्या आदत डालते हो आप? यंग जनरेशन के लिए बहुत तगड़ा बिजनेस है वेलनेस। अगर आप कन्विंस कर सके आपके पेशेंट को कि मैं आपकी हेल्थ मेंटेन रखूंगा, और अगर आपको बीमारी आई तो मैं दवा भी दूंगा, पर आएगी नहीं बीमारी। आपको सिर्फ इतना करना है, हर हफ्ते में एक बार आके मेरे को मिलके जाना है। एक बढ़िया नोटबुक बनाना, तुमको थोड़ी भी इधर उधर कुछ हो गया तुम्हारे डेली रूटीन में तो मेरे को फोन करना है या मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे। इतना सिंपल फंडा करोगे तो आप ध्यान में रखना, बड़ा मजा आएगा आपको। पेशेंट इतना आसानी से बीमार नहीं होता है, उसको मेंटेन करना ये बड़ा बिजनेस है। हमको ये उम्र के 50वें साल में पता चला। बीमारी की संख्या तो कम होगी ना, हेल्दी लोगों की संख्या ज्यादा होगी। हम हेल्थ मेंटेन करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। और ये शास्त्र के विरोधी भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत था स्वास्थ्य रक्षणम च, तो वही काम करेंगे। आतुर होगा तो उसका विकार प्रशमन भी करना है, और स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, ये बहुत तगड़ा बिजनेस है। बिजनेस मॉडल में अगर आप यंग जनरेशन हो, आपके लिए बहुत ऑप्शंस है। मेरी एक स्टूडेंट है, आप विश्वास करना, वो प्रैक्टिस कर रही थी, मारवाड़ी घर की है। बोले यार मेरे को प्रैक्टिस करने को तो मिलेगी नहीं, 2 घंटे से ज्यादा समय मिलेगा नहीं, मैं कैसे सवेरे शाम प्रैक्टिस करूंगी। मैंने कहा तुम्हें 2 घंटे मिल सकते हैं क्या? हाँ। तो उसको हमने एक नुस्खा दिया, श्वेत प्रदर पर काम कर, सिर्फ श्वेत प्रदर। एक फार्मूला दिया, पंचवल्कल क्वाथ में क्या क्या मिलाने का, एक वो सब काढ़ा बना के रखती है एक टैंक में। उसके यहाँ पे क्लिनिक में एक असिस्टेंट है, उसकी लड़की, एक टैंक भरकर काढ़ा बनता है, तो उसमें स्फटिका डालकर रखते हैं ऊपर। आया पेशेंट की लिथोटॉमी डालना, जेट स्प्रे लगा के रखा है, उससे योनि धावन करना, पिछू बनाना, अंदर डाल देना, किस्सा खत्म, और गोलियां देना, चंद्रप्रभा, प्रदर रिपोर्ट, पुष्टानुत। दवा चौथी नहीं, इतना ही।
तीन दिन के 300 रुपए लेती है, यानी 100 रुपए रोज, और 20 पेशेंट रोज के सिर्फ, बिना झंझट करे महीने के 50,000 रुपया घर पे लेके जाती है। 5,000 रुपया खर्चा है, 2 घंटा काम करती है सिर्फ, पूरी फैमिली देखती है, बच्चों को पढ़ाती है, खाना खिलाती है, हस्बैंड को देखती है। हस्बैंड जब भी आता है वो घर पे सजी सजी मिलती है, टेंशन नहीं। नहीं तो यहाँ अपनी जाए, वो अपने साथ दवा खाने में आवे, बैठे रहे सवेरे 9 बजे से 1 बजे तक, फिर 7 में घर जावे, शाम को निकले 5 बजे, वापस आके 9 बजे तक क्लिनिक चलावे, तो बहुत मुश्किल है। ऐसा हर एक जगह पर आपको यू हैव टू थिंक। और यही प्रक्रिया अगर आप नाड़ी परीक्षा के साथ जोड़ते हो ना, बहुत नाम हो जाएगा आपका। आप, मेरा एक बच्चा है, ऑफकोर्स मैं अभी बच्चा कहता हूँ उसे, किसी जमाने में मेरा बच्चा था, मेरा स्टूडेंट है, मेरे साथ रखकर उसको हमने ट्रेन किया। वो सिर्फ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पे काम करता है, सिर्फ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक ही। आप अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ही तो cureureurethral-stricture.com करके उसकी वेबसाइट है, देखना कभी, नारायण शाह नाम है उसका, cureureurethral-stricture.com। ऑल ओवर वर्ल्ड पेशेंट आते हैं। 15 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, सिर्फ एक बीमारी और कुछ नहीं, इतनी एक बीमारी। मेरा एक बहुत ही कम पढ़ने वाला बच्चा था जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में, उस जमाने में, तो वो कहे मुझे, सर मैं अभी गांव में जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो हमसे 2-3 नुस्खे लेके गए, एक डायबिटीज का, एक हाइपरटेंशन का और एक एसिडिटी का। बस 3 बीमारी की प्रैक्टिस करता है और कुछ नहीं करता। ब्लड प्रेशर देखा, हाइपरटेंशन की दवा दे दी, शुगर बढ़ी हुई देखी, डायबिटीज की दवा दी, एसिडिटी पेशेंट ने बोला तो एसिडिटी दवा दी। 3 ही बीमारी, 3 ही दवा, 3 टैंक भर के रखे, सुकून से जिंदगी चलती है। अभी बीच में मिलने आया था मुझे, यहाँ से बहराइच में रहता है, उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करता है। अब प्रैक्टिस बहुत अलग विधा है, पर आपके लिए जरूरी है रुग्णों को आइडेंटिफाई करना। पेशेंट को पहले समझना चाहिए, और समझने के लिए सबसे आसान रास्ता है, उसके नाड़ी पे उंगली रखी नहीं कि आप उसके आत्मा के साथ संपर्क में आ गए। नाड़ी पे उंगली रखो आप कभी पेशेंट के साथ, आपने ये 5 दिनों में अनुभव किया होगा, आपने नाड़ी पे उंगली रख के देखने का थोड़ा भी प्रयास किया कि पेशेंट का आपके ऊपर का भरोसा बढ़ना शुरू होता है। और अगर आपने उसको एक हाथ दूसरा 2-4 लक्षण बता दिए, तुमको ऐसा हो रहा है, फिर तो भगवान मालिक आपका सिर्फ, वो तो आपको जिंदगी भर रक्षा। नाड़ी देखो, आपने बोल दिया ठीक है, आज नाड़ी तेरी ठीक लग रही है, हाँ आज सही है एकदम, आपने बोल दिया अभी तो एकदम ही ठीक है। और ये डायलॉग आपको अक्सर सुनने मिलेगा। चलो अभी कुछ और पेशेंट नाड़ी के देखते हैं, चलो लो लिखो। मैं आज ज्यादा केसेस इसलिए नहीं लिया कि आप सब लोगों ने बड़ी कोशिश की है, खूब ज्यादा, और इसका मतलब आपको अभी वो नाड़ी परीक्षा में, और आपने उसमें एक और चीज की, किसी ने कुछ लिखना छूट दिया होगा, उसको आपने याद करा के दिया, ये भूल गए, ये नहीं लिखा, इसको क्या करेंगे, उसकी प्रकृति कैसी है, इसका इंटेंसिटी नहीं लिखी आपने। दिस इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस कोर्स। योर अवेयरनेस अबाउट द पल्स इज इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि नाड़ी में क्या देखना है। बाकी तो क्या है, बाकी बहुत सिंपल है। आपको आयुर्वेद आना चाहिए, आयुर्वेद नहीं सिखा सकता मैं आपको आयुर्वेद आता है तो नाड़ी में उंगली रखने के बाद आपको पता चलता है, वात पित्त कफ का पता चला, आपका 80% काम तो हो गया। वो विकृत है अविकृत है पता चला, आब है नहीं है अग्नि की स्थिति पता चलती है। जब आपको आब है मालूम पड़ा तो इसका मतलब है अग्निबंध है, उसके बिना आप बन ही नहीं सकता। हम आपको बताते नहीं कि हम आपके अग्नि परीक्षा करा रहे हैं, ये तो परीक्षा किसकी है, आब है मतलब अग्निबंध है, और आब नहीं है मतलब अग्निबंध नहीं है। और तीक्ष्णाग्नि से कितनी बीमारियां होती है, जरा नाम तो बताइए मुझे, तीक्ष्णाग्नि से होने वाली बीमारियां। भस्मक रोग,
झालं भस्मक दोघींचं झालं भस्मक का पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म 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 में अग्नि बढ़ती है? नहीं, अग्नि विकृत होती है, अग्नि बढ़ती नहीं है। आपने हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को ज्यादा खाते हुए देखा है कभी? इम्पॉसिबल। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है उनका। मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ, अग्नि नहीं बढ़ी, अग्नि विषम उसके अग्नि में गड़बड़ हो गई। फिर उसमें अमल के लक्षण ज्यादा रहते हैं। अग्नि का परीक्षण कैसे करते हैं? जरण शक्ति अग्नि जरण शक्तिया परीक्षण। तो जरण शक्ति कैसे होगी? अन्न का सहत्व कितना है उस पर जरण शक्ति डिसाइड होती है। तो अन्न की मात्रा आप कितनी ले रहे हो और वो आपको तकलीफ नहीं देती है, उससे अग्नि डिसाइड होती है। तो अग्नि बढ़ने से थायराइड हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता, अग्नि बढ़ने से डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं होता। रोगाः सर्वेपि मद्यग्नो, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। और बढ़ी हुई अग्नि से हमको बहुत कम बीमारियां मिलती है, नहीं कि जितनी। और भस्मक का रुग्ण वो आपके पास आवे भी, क्या करोगे? चलो बताओ तो सही मुझे। भस्मक रुग्ण का आपने बताया तो दिया, भस्मक क्या करोगे उसके? सर करनी तो पित्त की शमन चिकित्सा ही है ना सर उसमें। मैंने आपको नहीं, अभी थ्योरी नहीं, क्या करोगे? प्रैक्टिकल आइटम बताओ। अपमार्ग अपामार्ग तंडुल, अपामार्ग तंडुल की खीर देना। क्यों? वो गुरु अपतर्पण है, वो गुरु अपतर्पण है। किसने किसने अपामार्ग तंडुल देखे हैं? इस्तेमाल किए क्या अपामार्ग तंडुल? का पेशेंट तो नहीं मिलता है, पर अपामार्ग तंडुल का एक दूसरा प्रयोग जो आप रोज कर सकते हो ओबेसिटी में, स्थौल्य में दो उसको अपामार्ग तंडुल की खीर बनाकर। खाना ही नहीं खा पाएगा पेशेंट, वो गुरु है, बहुत देर लगती है पचने में, और गुरु होने के बावजूद अपतर्पण है। उस पर थोड़ा शहद डाल के दे दो और परेशान हो जाएगा, वजन ही घटेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें थ्योरेटिकल सवाल नहीं चाहिए। सही बताऊं मैं आपको, नाड़ी परीक्षा थ्योरेटिकल आइटम है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल आइटम है। आप देखो, जब भी समस्या आवे आप हमसे बात कर सकते हैं। जब भी समस्या आवे तब तक, अगर हम जिंदा है तो तब तक निश्चित रूप से बात करेंगे। समस्या आनी चाहिए, आपने देखकर एनालिसिस करने का कोशिश करना चाहिए। हवा में साहब ये धातुग्नि, वो उपधातु, इसमें मुझे देखना है तो कैसा देखेगा? यार साला जो बताया उतना तो देखो पहले, तब जाके आपको समझ में हम क्या कर रहे हैं। नाड़ी परीक्षा बहुत 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 सिंपल है, बशर्ते कि आप दिमाग नहीं लगाओ, एक्स्ट्रा नहीं लगाओ। जो शास्त्र का है उतना जरूर लगाना चाहिए। दिमाग लगाने का मतलब हम जो कहते हैं, मराठी में बड़ा मस्त शब्द है उसके लिए, हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा। हम कहते हैं कि दीड़ शाना है, यानी डेढ़ दिमाग का है। डेढ़ दिमाग क्या होता है? एक सीधा दिमाग और आधा टेढ़ा। तो फिर आपके जवाब नहीं आते। क्रॉस करने के लिए क्रॉस नहीं, यहाँ पर मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा ज्ञान आपके साथ बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बैठा हूँ। आपके सवाल मेरा ज्ञान बढ़ाते हैं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ सवाल पूछो, पर सिर्फ सवाल के लिए सवाल मत पूछो। ऐसे सवाल पूछो जो आपको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं मुश्किल में लाते हैं, वो सवाल पूछो। क्योंकि थियोरेटिकल सवाल आयुर्वेद में सबसे बड़ी सत्यानाशी अगर किसी कारण से हुई है, ये बकवास करने वाले लोगों से हुई है, जो आके फड़क बोल के जाएंगे। अब उसको पूछो आप, छोटा सा सवाल, ये वात प्रकृति रुग्ण है, मैं क्या करूंगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी। ये तो रोज का सामान्य सवाल है। आपको स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण करना है, तो एक वात प्रकृति रुग्ण आपके पास आता है, उसको मैं क्या करूंगा तो वो स्वस्थ रहेगा।
मधुर अम्ल रवन रसात्मक आहार। अरे साला, मधुराम्ल आपका कौन सा खाना मधुराम्ल और लवण रस के विरहित होता है? और सिर्फ मधुराम्ल लवण रस नहीं देते देना। हैं। आपको सिंपल अभ्यंग फटका है, एक सिंपल अभ्यंग फटका है। अभ्यंग 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 नित्यम, हाँ अभ्यंग। अभ्यंगम आचरित नित्यम, सिंपल। पर क्या सिर्फ वात प्रकृति लोगों के लिए है क्या अभ्यंगम आचरित नित्यम? नहीं, नहीं। जिसमें श्लथांगता है उसको शरीर दाढ़ करने के लिए भी अभ्यंग चाहिए। जो व्यायाम करता है उसके शरीर में व्यायाम के कारण से जो कर्षण होने वाला है और उसके कारण से जो वात बढ़ेगा उसको घटाने के लिए भी मुझे अभ्यंग ही चाहिए। वात प्रकृति होने की जरूरत नहीं है। वार्धक्य हटाने वाला है। पर हमें उस रुग्ण की स्थिति को देखकर कहना पड़ेगा, उस रुग्ण की स्थिति को देखकर कहना पड़ेगा। इसलिए युक्ति सर्वोपरि है, युक्ति सर्वोपरि है। नाड़ी परीक्षा में भी, नाड़ी परीक्षा में तर्क और युक्ति दोनों साथ में होनी चाहिए। एक तर्क होना चाहिए और एक युक्ति होनी चाहिए। तर्क आपको लॉजिक देता है उसका कि क्या हो सकता है, और युक्ति आपको समझाती है कि कैसा होता है। नाड़ी परीक्षा अगर समझनी है तो आपको अनुमान प्रमाण मालूम होना चाहिए, और अनुमान जो है वो तर्क और युक्ति पर आधारित होता है। आपके पास तर्क नहीं है और युक्ति भी नहीं है तो आपका अनुमान नहीं हो सकता। नाड़ी परीक्षा में भी गड़बड़ तभी होगी। समझो, आपको अपान क्षेत्र में पित्त की वृद्धि मिलती है, रक्त धातु मिलता है। मेल पेशेंट को कहोगे क्या तुम्हारा अर्थोस्त्राव चालू है? तुम्हारा तर्क जगह पर होना चाहिए। रक्त अतिसार नहीं तो मूत्र से रक्त आ रहा है। नहीं, मैंने क्या कहा आपको? पहले आपको लिंग मालूम होना चाहिए तभी तर्क लगेगा। युक्ति कैसे बैठाओगे? इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को कफ का संग्रह मिल रहा है, आपको उदान स्थान में अवलंबक कफ जमा है, और आपको कफ स्थान में वात का कार्य मिल रहा है, तो आपको कैल्सिफिकेशन ज्यादा ध्यान में आना चाहिए। वनस्पत की कंजेशन, आपको वहां पर कफ स्थान में कफ का कार्य मिल रहा है और अवलंबक कफ और उदान वायु साथ में मिल रहा है तो वो कंजेशन बताएगा। वहां पर पित्त का कार्य मिल रहा है तो इन्फ्लेमेशन बताएगा, और वहां पर अगर वात का कार्य मिल रहा है तो एम्फिसीमा बताएगा। बाकी सब ठीक सरीखा है, बदलाव कहाँ है ध्यान में रखना। इसलिए तर्क और युक्ति दोनों साथ में चाहिए, और ये तर्क और युक्ति कब काम करेंगे? जब आपको शास्त्र का अभ्यास होगा। हमारी परीक्षा बहुत आसान है, 3 उंगलियां रखनी है बस। उससे निदान निकालने के लिए आपको तर्क और युक्ति का प्रयोग चाहिए, उसके लिए आपका शास्त्र। जब तर्क युक्ति संगत करोगे तब जाके उसका नैदानिक उपयोग होगा। अगर हम निदान की व्याख्या करते हैं तो निदान की व्याख्या क्या है? अनूप जी कुछ याद है क्या निदान की व्याख्या? निदान कहता है सेति कर्तव्यात को व्याधिर हेतुर निदानम, जिसकी इति कर्तव्यता व्याधि निर्मित में होगी उसी को निदान कहा जा सकता। आइसक्रीम खाया मैंने और मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो वो निदान कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। पर मैंने खाया और अगर मुझे उससे बीमारी निर्माण हुई तो वो निदान है। तो ये तर्क और युक्ति है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसमें तकलीफ क्या है। नाड़ी देखने मात्र से परीक्षण नहीं होगा। नाड़ी देखना तो सिखा दिया मैंने आपको, नाड़ी देखना सिखा दिया। आप देखना आपने सबने अच्छे तरीके से देख ली है नाड़ी, इसलिए तो आपको केस डालने के लिए कहा मैंने। केस डालो, दिमाग लगाओ। रैम चाहिए अच्छा। ब्रेन तो ब्रेन सब जगह पर चाहिए, सिर्फ नाड़ी में नहीं। खाना भी बनाना है तो ब्रेन ही चाहिए। पर आपको नाड़ी परीक्षा करते हो चाहिए क्या? तर्क और युक्ति दोनों चीजें चाहिए साथ में। इस दोनों चीजों को लेकर अगर आप बैठोगे और फिर थोड़े से प्रश्न पूछ लिए, ऐसा हो रहा है क्या? वो कहेगा ऐसा नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा हो रहा। फिर नाड़ी को
टटोलो अपना तर्क कहाँ गलत हो गया। शुरुआती दिनों में आपके तर्क गलत हो गए, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात, कोई आसमान थोड़ी टूट पड़ने वाला है। आज तक कौन से आप नाड़ी परीक्षा करते आए हो? थोड़ी गलतियां हो भी सकती है, पर पहले से तो बेहतर देखोगे कि नहीं? पहले से बेहतर देखोगे कि नहीं देखोगे? और अगर आप थोड़ा सा मैंने कहा वैसा अभ्यास करोगे, मैं आपको बताता हूं तरीका क्या। नाड़ी देखते हैं, पहली चीज आपको क्या मिलती है? प्रिकिंग है या सॉफ्ट? तो आपके पास दो हिस्से हो गए, एक है बीमारी का हिस्सा, एक है फिजियोलॉजी का हिस्सा। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा चीज मिला आपको, नियमित है अनियमित है। तो बीमारी में तो आपको ध्यान में आ गया कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट है। जो सॉफ्ट पल्स है उसमें इरेगुलर मिली तो क्या कहोगे? नो इन्वॉल्वमेंट। पर सॉफ्ट पल्स है, इरेगुलर पल्स मिल रही है, तो क्या कहोगे? कॉन्जेनाइटल कुछ हो सकता है कैसे? वो तो बीमारी है। कंजेनाइटल होगा तो बीमारी नहीं होगी क्या? साइनस एरिथमिया होता है जो फिजियोलॉजिकल है। क्या है? साइनस एरिथमिया। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो फेफड़े फूलते और बंद होते हैं, तो उसका हार्ट पे हल्का सा प्रभाव पड़ता है, इससे एरिथमिया होता है। उसका नाम है साइनस एरिथमिया। तो आपको इरेगुलर दिख सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी, पर कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब ये नहीं कि हर बार आप उसका आपका हार्ट खराब हो गया, उसको हार्ट अटैक आने वाला है। अब आ गई तीसरी बात, फुल है या एम्प्टी। बीमारी में फुल है तो एक्यूट है, फिजियोलॉजिकल में फुल है तो फिजियोलॉजिकल कोई एक्टिविटी अभी हो रही है? कुछ एक्टिविटी हो रही है, वो अभी नहीं हो रही है। तो क्रॉनिक है तो क्रॉनिक दिखेगी, 7-8 घंटे से हो रही है, आप 2-4 दिन लगातार चल रहे हो, आप बीमार नहीं हुए हो, पर आपको श्रम हो गया है, तो वो आपको दिखेगा। श्रम ये कोई बीमारी के रूप में भी श्रम हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी श्रम हो सकता है। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में तकलीफ है वो समझ में आती है। तो आपके बॉडी के हिस्से लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें वातस्थान कौन से है, स्थान कौन से है, कफस्थान कौन से है। क्योंकि अगले लेवल में आपको वातस्थान, पित्तस्थान और कफस्थान मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको एरिया मिला, वहां पर आइडेंटिफाई होगा ना कौन सा स्थान। फिर वहां पर आपको वात का कर्म क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, पित्त का कर्म क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, कफ का कर्म क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, प्राकृत अवस्था में क्या कर्म होता है ये मालूम होना चाहिए, विकृत अवस्था में क्या कर्म होता है ये मालूम होना चाहिए। आपको प्रिकिंग नाड़ी लगी तो आपके दिमाग में सब विकृति चलनी चाहिए एक तक, और सॉफ्ट नाड़ी मिली तो सब प्रकृति चलना चाहिए, तब आपका निदान सही होगा। मुझे कल किसी ने पूछा, साहब ये सर्पगति रेगुलर लगी तो क्या करने का? कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हमें सर्पगति लगती है सुपरफिशियल में और इरेगुलरिटी लगती है आपको इमीडिएट एक्सप्रेशन में। दो अलग अलग एरिया है। तो हमारी समझ भी बदल गई, हमारा परिणाम भी बदल गया, सोच भी बदल गई। आपको ये 5 इलाके अलग अलग आइडेंटिफाई करने हैं और इनको असेंबल करना है धीरे धीरे। तब आप सर मैकेनिकल का भी देख सकते हैं इसमें, मैकेनिकल डिसऑर्डर। मैकेनिकल डिसऑर्डर का मतलब है जो आप स्पाइन पे काम करते हैं वो सबलेक्सेशन। सबलेक्सेशन है, बिल्कुल। माउस धातु मिलेगा आपको। जब धातु मिलेगा, धातु का मतलब उसके साथ के उपधातु भी। अस्थि धातु मिलना इसका मतलब हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, का झड़ना भी, दांत खराब हो रहे वो भी। आपको मैंने इसलिए तर्क और युक्ति दोनों होने चाहिए आपके पास। रज और स्तन्य है तो स्तन्य में दृष्टि कब मिलेगी?
रस धातु। स्तन्य में दृष्टि कब मिलेगी? रस धातु की दृष्टि। जब लैक्टेटिंग होगी। लैक्टेटिंग मदर होगी तब। अच्छा। ये आपकी युक्ति दिमाग में नहीं है। पर आपको एबॉर्शन में गर्भपात में भी मिलेगी सर। गर्भपात में लीगल गर्भपात आप तक जिस महीने में होता है ना, उस महीने में आपको लैक्टेशन नहीं मिलता है सर। लैक्टेशन में लेकिन अभी स्राव आप तो चालू हो जाते हैं ना। अभी मैंने क्या कहा, अभी जो लीगल गर्भपात होते हैं वो 20 वीक्स के अंदर होते हैं। वो तो केवल 20 सप्ताह तक होता है मैक्सिमम। नहीं होता। पर अगर आपको नॉन लैक्टेटिंग मदर है और आपके दिमाग में आ रहा है कि वहां पर सिक्रीशन है, तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मैलिग्नेंसी तो नहीं है। तो ये युक्ति है, ये नाड़ी नहीं बताती, ये आपका दिमाग बताता है। वरना तो आप कहोगे यार नाड़ी देख रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चला। पता इसलिए नहीं चलता है कि नाड़ी तो आपको सब कुछ बता कर जाती है, आपका दिमाग उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। ये छड्डी लगनी चाहिए, छड्डी लगेगी तब निदान होता है। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता हूं, मुश्किल निदान की तरफ मत जाइए। शुरुआत के दौर में आप सिंपल सा निदान पकड़िए। दोषों की स्थिति, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये करने की आदत डालिए। ये करने की आदत डालेंगे, अपने आप आपको व्याधियों के साथ संपर्क पता चलेगा। और आप जब पढ़ाई करते हो तब हर व्याधि में, या हम कितनी बार केस पेपर पे लिखते हैं कि कौन सा दोष है, कौन सा दोष स्थान है, कौन सा प्रकार है, कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सी उद्भव स्थान है, कौन सा प्रभव स्थान है, कौन सा व्यक्ति स्थान है। लिखते हैं क्या आप केस पेपर पे? ये लिखने की आदत डालो, ये लिखने की आदत डालो। ये जो ओवरऑल पल्स एनालिसिस प्रोफार्मा दिया है ना मैंने, वो आपके केस पेपर का हिस्सा बनाओ। कुछ नहीं करा तो वैसे एक स्टैम्प बना लो या स्टिकर बना लो, चिपका दो, टिक 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 तो करना है। भले एनालिसिस आप बाद में एक लाइन में लिखो, इतना डिटेल मत लिखो, वो तो आपका दिमाग अपने आप करेगा। पर जब पहले 300-400 पेशेंट आप पूरा सेपरेटली एनालिसिस करो। इसके 500 पन्नों की किताब बना लो। ये फॉर्म का 500 जेरोक्स कर लेने का, उसकी एक किताब बनाने की, और वो किताब में भर भर के लिखने का, उसका एनालिसिस करने का, और पिछले साइड में उस केस का ब्यौरा लिखने का, इन्वेस्टिगेशंस लिखने के। तो आपको ध्यान में आएगा कि आपका नाड़ी और आपकी इन्वेस्टिगेशन एक जैसी बात करते हैं, एक जैसी। आप ये भी कह सकोगे प्रैक्टिस से, तेरी शुगर कब हो गई? 150 है, 150 निकलेगी। 260 है, 260 निकलेगी। आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैं जो सब 260 की नाड़ी कैसी लगती है, 350 की नाड़ी कैसे लगती है, नहीं समझा सकता मैं आपको। वो समझाना उतना ही मुश्किल है जितना पेड़े और बर्फी के बीच में क्या फर्क है जबान पर, मीठा है क्या फर्क है मीठे में, ये समझाना। नहीं समझा सकते, आपको समझना पड़ेगा। कैसे? अभ्यास से। आपको ध्यान में आएगा कि इसकी शुगर में गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, कितना आंकड़ा है, ये अगर आपको देखना है तो आपको 300 वाले पेशेंट एक 10, 15, 20 देखने पड़ेंगे, 200 वाले 15, 20 देखने पड़ेंगे, 250 वाले 15, 20 देखने पड़ेंगे, 350 वाले 15, 20 देखने पड़ेंगे। आप अगर गायनेक में काम करते हो तो अगर आप रोज म्युनिसिपल डिस्पेंसरी में जाना, म्युनिसिपल जहां पर गायनेक ऑब्स्टेटिक्स का काम होता है, क्या बोलते हैं उसको, सूतिकाग्रह। मेरे को पूछोगे तो मैंने पिछले 35 साल में एक भी पेशेंट नहीं देखा है गायनेक का, देखा ही नहीं। पहले ही मेरा इंटरेस्ट नहीं गायनेक में, पेडियाट्रिक नहीं प्रैक्टिस मेरी, 0 प्रैक्टिस है पेडियाट्रिक की। सिर्फ सीपी के पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो करता हूं मैं, क्योंकि बच्चों को नहीं देखता मैं, औरतों को नहीं देखता। तो मैं पीवी करे हुए 35 साल हुए होंगे, तो पेशेंट नहीं देखते, काय चिकित्सा का काम करते हैं। तो गायनेक हॉस्पिटल में सूतिकागार में जाओ,
वहां ओपीडी में 2 घंटा बैठने का रोज नियम से। अगर आपको गाइडेंस में आगे प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू तो ऑब्स्टेटिक्स में उंगली रखनी, फील करना, जो कुछ फील हुआ है उसको लिख के रखना, पेशेंट को फॉलो अप करना साल भर, उसकी डिलीवरी हो जाएगी कभी ना कभी। तो डिलीवरी कैसे हुई और क्या हुआ वो लिख के रखना उस पेपर पर। एक एक पेज बनाना एक पेशेंट के लिए। 1000 पेशेंट हो जाएंगे आपके 7, 8, 9 महीने में, साल भर में आराम से हो जाएंगे, आराम से 25-30 पेशेंट तो 2 घंटे में म्यूनिसिपल सूतिकागार में एएनसी के लिए इतने पेशेंट तो आते ही है। और वो गरीब घर के लोग होते हैं, वो फर्स्ट क्लास, आप अगर एप्रन पहनकर फर्स्ट क्लास स्टेथोस्कोप 1-2 बार लगा दिए उनको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो म्यूनिसिपल डॉक्टर नहीं करता है। अगर आप उनका बीपी ले लो, एक आधा पल्स ऑक्सीमीटर ले जाओ, उसके उंगली पे लगा कर रखो, बस उंगली पे बोर है, आप जितनी नाड़ी देखना चाहोगे वो देखने देंगे आपको। तो 1 साल में आपको उंगली रखने के बाद ये पता चलेगा कि कौन सा महीना है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, महीना है तो ठीक है क्या नहीं है, गर्भ की स्थिति क्या है, इसकी डिलीवरी कैसे होगी और डिलीवरी का आउटकम क्या होगा। अनलेस सब एक्सीडेंट हैपन्स आपका निदान सटीक होगा। अभ्यास करना पड़ेगा। आपको जिस विषय में काम करना है उस विषय पर जाकर ध्यान देकर काम करो। यू विल बी एन एक्सपर्ट पल्स डायग्नोस्टिशियन उस फील्ड में। आप उंगली रखोगे, आप बता पाओगे यार तेरे को ट्वीन है, मच प्रायर टू सोनोग्राफी डिटेक्टिंग इट। पर उसके लिए कम से कम 10-12 ट्वीट के आपकी नाड़ी देखनी पड़ेगी, उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फंडा है। नाड़ी परीक्षा में करना कुछ नहीं होता, 3 उंगलियां तो रखनी है, नाड़ी तो चलने वाली है ही इस पेशेंट की। ऐसा कोई पेशेंट देखा है जिसकी नाड़ी नहीं चलती है? 3 उंगलियां आपके साथ है, उंगली रखनी है, फील करना है, बस। नाड़ी परीक्षा में अक्सर मेरे सभी स्टूडेंट्स को, मेरे साथ वाले को, कलीग्स को और आप जैसे मेरे दोस्तों को भी यही कहता हूं कि नाड़ी परीक्षा ये साधारण परीक्षा है, उतनी ही साधारण जितने हम उसका जवाब देखते हैं ना पेशेंट की। पल्स देखते हैं तो, बीपी देखते हैं तो, चेक करते हैं, पेट पे हाथ रखते हैं, सेम नाड़ी पे उंगली रखना, उसको सिर्फ महसूस करके तर्क और युक्ति लगाना तो निदान हो जाएगा। और तर्क युक्ति के लिए आपको थोड़ा सा आयुर्वेद का अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा करने की बात ही नहीं कहता हूँ। जितने रोग आपके पास आते हैं, अगर आप याद ही निकालोगे ना आपके पास आने वाले पेशेंट्स की, पिछले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल से, जितने साल से आप प्रैक्टिस करते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके पास 25 से 26 से ज्यादा रोग नहीं आते हैं। कभी कभी आने वाले पेशेंट छोड़ दो, जो नियमित रूप में आते हैं हमारे पास पेशेंट, वो 25-26 ही होते हैं। उन 25-26 की पूरी कुंडली आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन सा दोष होता है, कौन सा दुष्य होता है, किस प्रकार से संप्राप्ति घटती है, क्या होता होगा, इसमें आवरण होता होगा तो कैसा होगा। अगर आपको वात स्थान में कफ बहुत अधिक मिलता है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये क्या कफ आवरण कर रहा है क्या। वात स्थान में पित्त मिलता है तो क्या यह आवरण कर रहा है क्या। कफ स्थान में पित्त मिलता है, पित्त स्थान में कफ मिलता है, तो एक आवरण का दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको वात को भी देखना पड़ेगा, सिर्फ कफ स्थान में पित्त है करके नहीं चलेगा। वात स्थान में क्या है, अगर वात स्थान में भी पित्त स्थान में कफ आया है और वात स्थान में पित्त आया है तो आपके दिमाग में आएगा ये कफावृत्त पित्त है जो वायु लेकर उसको चल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती 1 घंटे भर के क्लास में, यह आपको अनुभव से देखकर आएगा। और ये इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। यहाँ 2+2 = 4 ही होता है। यहाँ पर 2+2 नेवर 11 कभी नहीं होगा। 2 दूनी 4। नाड़ी परीक्षा बिल्कुल सिंपल सा शास्त्र है, जहां दिखता है वही होता है, जो आपको महसूस होता है वही होता है। मैं आपको कभी कभी ये कहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है, हमने नाड़ी देखी, हमने उसको कहा
कि तुम्हें बुखार लग रहा है नाड़ी में, टेम्परेचर देखते तो नहीं होता है, तो हम उनको कहते हैं काम करो घर जाओ, शाम को फोन करके बताओ मुझे, और दवा उसको ज्वर की दे देते हैं। शाम को बुखार आया तो ये दवा ले लेना, और 90% टाइमिंग में उसको बुखार आता है शाम को। एक पेशेंट को हमने बताया कि तुम्हें ब्लीड हो रहा है पीवी, उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल चंगी हूं, और वो यहां से फ्लाइट पकड़कर दोपहर की फ्लाइट से बैंगलोर गई। रात को 8:30 बजे फोन आया उसका, डॉक्टर साहब बहुत भयंकर ब्लीडिंग चालू हुई है, क्या करूं? नाड़ी में आपको कभी कभी पूर्व रूप अवस्था में भी ये लक्षण मिलना शुरू हो जाते हैं। जब संप्राप्ति घटना शुरू होती है तब स्थान संशय हो गया, दोष दुष्य समूर्छना हो गई, कि होना शुरू हो गई, नाड़ी में बदलाव होना शुरू होते हैं। तो जैसे ये आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको दिख रहा है और वो अभी है नहीं। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा तो आप उसको कह सकोगे ये हो रहा है, मुझे दिख रहा है। हम कर क्या रहे, स्पर्श, और बता क्या रहे, नाड़ी में दिख रहा है। या दिखता है क्या? नहीं, पर हमें कहना तो यही है कि दिख रहा है मुझे। आप ये ध्यान में रखकर नाड़ी परीक्षा करना, तो नाड़ी परीक्षा बहुत 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 ज्यादा आसान है। आप अभी जब प्रैक्टिस में आप तो रेगुलर कर रहे हो, मैं देखता हूं आप सब लोग क्लिनिक में बैठे हुए हो। कल से एक डायरी रखना अलग से, ये सोचकर रखना कि हमारा एक महीना भर गलत निदान होएगा, पर निदान हम नाड़ी से करेंगे जरूर। पहले रुग्ण की नाड़ी देखेंगे, हमारा निदान लिख के रखेंगे, बाद में रुग्ण का सामान्य परीक्षण हम जैसा करते आए हैं अभी तक प्रैक्टिस में वैसा करेंगे। तो शुरुआत में 10 देखोगे, एक आधे का ठीक आएगा। आज से 25 दिन बाद या महीने भर के बाद आप 10 देखोगे, 10 में से 9 का ठीक आएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप ये लेवल को ढूंढने लगोगे तब आपको उस पर कंट्रोल आएगा हाथ पे। और एक कंट्रोल के लिए मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताए थे। आटा गूंथा, उसमें दबा दबा कर देखना आपकी तीनों उंगलियां एक साथ चलती है कि नहीं देखना। सिर्फ इस उंगली को दबाने का प्रयास करना, सिर्फ ऊपर का हिस्सा उतना ही दबते आना चाहिए। आपके दोनों तीनों दब रहे हैं सिर्फ इतना ही दबाना है। धीरे धीरे इसको सेंसिटिव करना। कैसे करोगे? बादाम तेल से मसाज करो इसे, आपकी उंगलियां सेंसिटिव हो जाएगी। बाबा का सुन के नाखून पे नाखून घस रहे थे ना, अभी हमारा सुन के जरा इधर उंगलियों पे बादाम तेल घसो बाबा को सुन के उसके भी बाल सफेद हो गए, जिंदगी भर घसते रहे तो भी। पर बादाम तेल लगाओगे तो आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ेगी। खाने में घी का प्रयोग करो, जरूरी है। ध्यान का प्रयोग करो रोज 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम को, बहुत जरूरी है। और जब भी संभव हो अपनी खुद की नाड़ी देखो, किसी और की नाड़ी देखो, पर नाड़ी देखो और लिखो। शास्त्रेश्च संप्रदायश्च स्वानुभवेश्च निजौ। नाड़ी परीक्षा सीखने के सिर्फ 4 रास्ते हैं, 5वां रास्ता नहीं है। इन 4 माध्यम से नाड़ी परीक्षा सीख सकते हो। अभी हम उसको अगर यंत्र को भी पकड़ेंगे तो जितने भी यंत्र बाजार में है सब है मेरे पास, पर यंत्र से जो परीक्षण आता है उस परीक्षण को जब तक आप आपके नाड़ी का ज्ञान नहीं लगाओगे तब तक उससे निदान नहीं होता है। आपको चाहिए तो नाड़ी तरंगिणी के बहुत सारे ग्राफ अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, नेट पे है, चेक कर लो। वेदा पल्स का तो आपको आता पता भी नहीं चलेगा। एक अभी मैंने वाइटा पल्स बताया है, फ्री है। आने वाले हर पेशेंट की नाड़ी देखने का 2 मिनट, क्या तकलीफ है, पेशेंट हैप्पी। आप उसको मशीन लगाए नहीं कि वो हैप्पी।
हमारे गांव में एक डॉक्टर है, बड़े छोटा सा गांव है मेरा ननियाल है, यहाँ नासिक और बॉम्बे के बीच में है, छोटा एकदम छोटा गांव है। वहां पर एक डॉक्टर है, उनका स्टेथोस्कोप अक्सर यहाँ रहता है, ईयर पीस ईयर में कभी नहीं, गर्दन पे। आपने बोला सर दुखता है तो सर पे स्टेथोस्कोप का पीस लगाते हैं, चेस्ट पीस। आपने बोला घुटना दुखता है तो घुटने पे लगाते हैं। जब सुनना ही नहीं है तो क्या लगाने में बुराई है? उनके पेशेंट भी हैप्पी, वो भी हैप्पी। सर बोलो। मेरे यहाँ पे ऐसे होता है, ये नर्वोस्कोप है, ये स्पाइन का थर्मामीटर है एक्चुअली। हाँ, उसके पहले हम जब अभी मेरा खुद का डायग्नोसिस ऐसा कि कौन सा वर्टेब्रा हिल गया है, सबलेक्स हुआ है, मेरे को हाथ से पता चलता है, लेकिन ये लगाने के बाद पेशेंट हैप्पी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ना आपको, आप ये सिंपल से क्या होता है, पेशेंट के साथ व्यवहार करना, ये हमको जिंदगी सिखाती है, कॉलेज नहीं सिखाता। बराबर है, यहाँ में जिंदगी सिखाती है। पर आप नाड़ी परीक्षा कर कर आप करना शुरू करो ना, उसको एक जो आपके दिमाग में जिस उस मिनट को जो आ गया वो बोल दो, and then you check, just feel it, what difference you find in the attitude of the patient towards you. पेशेंट का आपके तो प्रति एटीट्यूड ही बदल जाएगा और वो जाके 10 लोगों को बताएगा। वैद्य जी हमारे उंगली रखा और मेरे को बोला तुमको कैंसर है, जबकि उसने स्टोरी पहले पेपर भेजा है मेरे पास अंदर। अरे मेरे पास क्रॉनिक डिसीज के पेशेंट आते हैं, पूरी फाइल पहले आती है, मेरा स्टाफ उसको एनालाइज करके मेरे टेबल पे रिपोर्ट रखता है, नोट्स निकालकर, तब जाके मैंने देखना है उसे। पर वैद्य ने नाड़ी पे उंगली रखी और बोल दिया। अब तो हम बिना रिपोर्ट देखे भी ये बता सकते हैं कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया है। आप उंगली रखोगे तो पता चलता है, नहीं चलता ऐसी बात नहीं है। नाड़ी टूट टूट कर आएगी, आपको पता चलेगा है गड़बड़। आपको स्पाइन पे पता नहीं चलता क्या? हाथ रखा तो क्यों विराज? स्पाइन पे हाथ रखा तो पता चलता है कि नहीं चलता है? स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस है, कौन सी जगह पर क्या दबा है, बहुत आसान है। हमको सिर्फ ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, ध्यान में दर्शन अच्छा करना चाहिए, हमें ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। और शास्त्र हमें इसलिए कहता है दक्षे तीर्थार्थ शास्त्र दुष्ट कर्मा सुचिर्भूषण, दक्ष होना चाहिए, अलर्ट टू ऑब्जर्व एवरी सिंगल चेंज। अगर आप नाड़ी में वो चेंज पकड़ सके ना, तभी आप दक्ष हो। वो चेंज ही आपका निदान है क्या? एक प्रिकिंग नाड़ी और एक सॉफ्ट नाड़ी है, खत्म हो गई वहीं पे बात। आपकी 80% काम तो वही खत्म होता है, वो बीमार है कि नहीं है। सॉफ्ट नाड़ी लगी तो जो बंडल मार रहा है मारो, कुछ होना जाना नहीं है उसको। फिर आप आराम से कहना, अगर आपको अपान वायु लगता है, सॉफ्ट नाड़ी है, तो आप उसको कह सकते हो पेट में गड़बड़ है तुम्हारे, ठीक से साफ नहीं होता, और उसका जवाब हाँ ही होगा, हाँ ही होगा। आपको युक्ति और तर्क को ध्यान में रखकर बात करनी है। मैं आखिरी दिन इसीलिए रखता हूं, ये आपको ये समझाने के लिए कि करना क्या है आखिरी दिन। नाड़ी देखना तो आप सीख गए हो, आपने ये जो नाड़ियां भेजी है मेरे पास 200-250 के ऊपर, वो ये बताती है कि नाड़ी परीक्षा करना आप सीख गए हो, परीक्षा तो आती है। अब आपको उसको निदान में कैसा कन्वर्ट करना है, यही बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको गारंटी दिया था कि आप नाड़ी परीक्षा करोगे, दिया था कि नहीं दिया था? और आपने किया कि नहीं? यस सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू क्यों, आपने किया है, मैंने क्या किया है? यहाँ बैठकर आपका दिमाग खाया है। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। इट्स सो सिंपल। आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि आप 2-3 छोटे से काम करिए ना। मेरा फेसबुक पेज है नाड़ी गुरु नाम से। यस। आपके दिमाग में जो कुछ मेरे बारे में अच्छा बुरा आता है उस पर लिख डालिए ना। यस सर। हाँ सर। इससे क्या होता है पता है क्या? लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। यस सर। नाड़ी परीक्षा के बारे में लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। और आपके फेसबुक पेज पे भी नाड़ी परीक्षा करते हुए फोटो डाल दीजिए।
आपके पेशेंट ने जो भी कहा उसको डाल दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, और कौन से है, टेलीग्राफ, जितने भी सोशल मीडिया है सब पे डाल दीजिए, स्नैपचैट। सर हमने शेयर कर लिया है आपका डिटेल्स भी। मैं आपको हाँ, एक क्या बोल रही है? आपका डिटेल्स हमने शेयर किया, आपको कॉल मींस मैसेज आएगा, सम पीपल वांट टू डू। ओके, थैंक यू वेरी मच। पर मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको नाड़ी परीक्षक के रूप में एस्टेब्लिश होना है तो हर उस नाड़ी परीक्षा के आपने जो कुछ किया होगा उसको सोशल मीडिया पे डालते रहो। कुछ भी करो ना यार, डालो उस पे, तो लोग आपको जानेंगे। आज की तारीख में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखे ही नहीं तो आपको कौन खरीदेगा? एक पुरानी कहावत है, बोलने वाले के तो चने भी बिकते हैं, नहीं बोलने वाले के गेहूं भी नहीं बिकते। आप जीवंत हो ऐसे लगना चाहिए। आप हो नहीं, आप हो नहीं, सिर्फ आप स्पेशल हो। हाँ, सोशल मीडिया आपको स्पेशल बनाता है, आपको सेलिब्रिटी बनाता है। यस सर। आपका नाड़ी परीक्षा करते हो यूट्यूब पे दिखना चाहिए, आप 4 दोस्तों के साथ बात करो यूट्यूब पे दिखना चाहिए। आप अपने पेशेंट को देखा, उसने निदान किया, आपने उसने कहा हा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, आपने सही बताया, उसको बोला मेरे को एक मैसेज भेज दे, फेसबुक पेज पे भेज दे, शेयर कर डालो उसको 10 जगह पर। समझो आप बात को। नाड़ी परीक्षा करना एक अलग बात, और नाड़ी परीक्षक के रूप में एस्टेब्लिश होना एक अलग बात है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग कर पाओगे, हमारे रमेश भाई हुए या मिश्रा साहब हुए, तिवारी साहब हुए, उनको बड़ी डिफिकल्टी हो गया ऐसा करने में। आदत नहीं है आदत आपको? नहीं आदत, मेरे जैसे ही आप, मेरे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि मेरे लिए आप 2-4 शब्द मैंने उसको बनाकर 2 साल हो गए, 2 साल में मैंने 4 लाइन भी नहीं डाली उस पर। आदत नहीं है, मैं लोगों को समझाता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, अभी मैंने ये नाड़ी परीक्षा की जो इंफॉर्मेशन है वो डालना शुरू किया है यूट्यूब पे। भाई मेरा कोर्स इस तारीख को है, इस तारीख, यूट्यूब नहीं क्या बोलते उसको, फेसबुक। हाँ, फेसबुक पे लोग देखते हैं, फिर पूछते हैं। तो ये है, इससे आपको आपके पेशेंट को आपका गूगल पे एक प्रोफाइल बनाइए, उसको बोलिए इस पे डाल, रेटिंग कर, तेरे को ठीक लगा नाड़ी परीक्षा किया मैंने तो डाल उस पे 5 स्टार रेटिंग। अपने यहाँ पे लगे तो वाईफाई लगा कर रखो, उसको ना यही डाल देना, गारंटी से डलेगा। तो लोगों में आपका तो जाना ही चाहिए। हाँ, आपका तो सब होना ही चाहिए। मैं लोगों ने पटना में सब 3 दिन, वो केरल से गुरु जी आए थे उन्होंने सिर्फ 3 दिन में इतना बताया कि पल्स कैसे पकड़ना है। खैर उसमें से एक चीज बताया था उन्होंने कि ये जो पल्स है ना हम लोग का यहाँ जो डालते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये यहाँ का मार्कर है, माने यहाँ पकड़ेंगे, पल्स सही जगह पर है तो यहाँ ये पल्स फील होगा, तो आप समझना कि ये पोजीशन सही है। उसके सिवा 3 दिन में उन्होंने धागा पर टेस्ट कराया, वही पाइप, वही करते करते चौथे दिन चले गए और किसी ने कुछ भी नहीं लिया। लगभग 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट था। तो ठीक है ना, अगर आपको ये लोगों को बुलाना है जो अगर आपके पास यादी है, उसके लिए आप हम फिर से एक आधा वेबिनार कर सकते हैं। हमारा वेबिनार, और इसमें मैं कोई बंडल नहीं मारता, इसमें से जितना चीज मैंने आपको ये पिछले 5 दिन में बताया है उसमें से एक भी चीज बंडल नहीं है। इस सब का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, इस सब को हम बार बार करते आए हैं। और मैं कभी ये नहीं कहता कि नाड़ी पे उंगली रखा और आपको पता चला कि उसके गॉल ब्लैडर में 2 mm का स्टोन है और ये क्रिस्टलाइन है, आपकी शुगर 273 है, आपका यूरिया 3 है, आपका यूरिक एसिड 7.6 है। अरे क्या बंडल है? नहीं, ये ऐसा उंगली रखकर आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करने से आ सकता है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे 1000-200-300 पेशेंट यूरिक एसिड के देखोगे अलग अलग लेवल के, और अगर आप वहां पर उंगली रखकर आपको लगता है कि हाँ आपको वात रक्त है, ये पता चलेगा, वात रक्त है ये निश्चित पता चलेगा। और वात रक्त में उसका यूरिक एसिड कितना है ये देखने के लिए आपको वात रक्त के 100 पेशेंट देखने पड़ेंगे, और ये ध्यान में रखकर देखने पड़ेंगे कि आप उसको यूरिक एसिड के लिए देख रहे हो। दिमाग में रखो कि 8 होगा तो कितना होता, 7 होगा तो कितना होगा, 9 होगा तो कितना होगा, और वो आपको इंटेंसिटी बताएगी, प्रिक कितना होगा। वात रक्त में भी तो प्रिक है ना, और प्रिक की भी इंटेंसिटी है, वो आपको डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेगी। जो मैंने बताया था आपको शुगर कैसे बता सकते हैं, तो जब आपको शुगर की नाड़ी मिलती है
शुगर की नाड़ी दो प्रकार की मिलती है, एक वात प्रधान रुग्ण की नाड़ी और एक कफ प्रधान रुग्ण की नाड़ी। जो आवरणजन्य वात के स्थान पर कफ की आकृति, अपान में विकृति और मेद धातु, ये मिला तो समझना कि ये मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटिक है। बोधक कफ मिल जाता है, उसके मुंह में मीठा मीठा स्वाद लगता है निश्चित रूप से। अगर वो कफ अपान मेद, तो फिर आप अगर ये वहां पर उंगली रखोगे तो ये इंटेंसिटी आपको बताएगी इसकी शुगर कितनी है। 400 के ऊपर होगी ना, बहुत शार्प नाड़ी लगेगी, खैट करके चुप के जाने वाली। 300 और 400 के बीच में होगी तो चुपती है पर उतनी शार्प नहीं लगती है, 300 पे चुभने वाली लगती है। 250 के नीचे गई वो उसका चुभना जो है वो डिलेड हो जाता है। तो ये आपको जब बार बार देखोगे तो पता चलता है। पर ये डिसीज की नाड़ी है, इसको आपको इस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस में अभी नहीं देखना है, समझना भी नहीं है। मैं तो आपको सबको कहता हूं कि एडवांस भी तुरंत नहीं करना चाहिए। डिसीज की नाड़ी समझने के लिए पहले आप इस नाड़ी को कम से कम 1000 बार देखना। देखो 1000, 1200, 1500 पेशेंट की नाड़ी देख के हो गई कि फिर डिसीज की नाड़ी देखना, फिर आपको आनंद आएगा। जब तक इसका कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक वो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे उसे। मैं आपको बता भी दिया, जब तक आपको साला अभी तक तो प्रिकिंग और सॉफ्ट में ही डिफरेंस होता नहीं है, तो फिर प्रिकिंग की इंटेंसिटी में डिफरेंस कहां से करोगे? डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपका विश्वास टूट जाएगा। ऐसा मत करो, शांति से नाड़ी देखो। रोज की 25-30 लोगों की नाड़ी देखो, महीने भर में 1000 नाड़ी देख के हो जाती है। महीने के बजाय 2 महीने लगेंगे, लॉकडाउन है तो 4 महीने लगेंगे। आपने हमारी तरफ आने का कष्ट खत्म कर दिया, ये दिमाग खाने का खत्म कर दिया, रोज की प्रैक्टिस की। अभी इसको प्रैक्टिस करो। 1000 नाड़ी होगी तो आपको देखना मुझे। 1000 नाड़ी देखने के बाद आप मुझसे बिल्कुल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके, आजकल तो वीडियो कॉल अपने फोन पे भी होता है, किसी भी माध्यम से बात करो, आपको पता चलेगा। मैं आपके चेहरे पे वो आनंद देखना चाहूंगा। हमने पेशेंट को बताया, बच्चे कहते हैं मुझे, सर मैंने बताया उसको तेरा पाँव में दर्द है, उसने बोला हाँ मेरे पाँव में दर्द है। अरे और क्या चाहिए आपको? पेशेंट की खुशी तो चाहिए, और वही खुशी तो हमारा टॉनिक है। हम लोगों का डॉक्टर क्यों बनते हैं मालूम है? डॉक्टर धंधे में उतना पैसा नहीं है जितना बाकी धंधे में है। कैलकुलेट करना आप, आपके साथ वाले जो इंजीनियर हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, जो बिजनेस करते हैं, वो हमसे कई गुना में पैसा बनाते हैं। मैं तो बनिए के खानदान से हूं, मेरे सब भाई मुझसे जब बहुत परसेंटेज में नहीं, टाइम्स में अमीर है। अगर मेरे पास 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनके सबके पास 50 करोड़ के ऊपर की है। पर वो जगवार लेके घूमेंगे, पर जब फंक्शन में जाते हैं तो डॉक्टर साहब आए करके सब उठ के खड़ा होके जगह देते हैं। मदन सेठ आए हैं तो कोई वादा नहीं है उनके लिए, ठीक है, अपने लाइन वाला आदमी है। ये जो डॉक्टर साहब का गौरव मिलता है ना, वो नशा है, वो बहुत आनंद है। पेशेंट के चेहरे पे जब खुशी मिलती है, वो जब आपको खुश होके कहता है आप तो भगवान हो मेरे लिए। मुझे याद है मेरी एक स्विस पेशेंट थी, स्विट्जरलैंड से आई थी, 14 साल शादी को हो गए, 12 एबॉर्शंस, बच्चा रह नहीं रहा, पूर्णपणे अपान क्षेत्र दूषित, उत्तर बस्ती दिया। अब वो इतने दिन तो यहाँ रह नहीं सकती थी, मुझे 6 आवर्तन करने थे और हर माहवारी में करने हैं। उसकी मदर को सिखाया उत्तर बस्ती कैसे करना, और स्विट्जरलैंड में उत्तर बस्ती की। जब उसको प्रेगनेंसी हुई ना, उसके हस्बैंड का स्पेशल कॉल आया, डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, अब क्या करना? क्योंकि उनका डर तो वही था, प्रेगनेंसी कंफर्म हुई मतलब अबॉर्शन, 6वें वीक 7वें वीक।
बहुत डरे हुए थे। हमने उनको दवा दी, क्या करना वो कहा। जब बच्ची हुई उसकी, वो मोमेंट आप भूल नहीं सकते। इतना खुश थे दोनों मियां बीबी। और उन्होंने स्विट्जरलैंड से कम 50 पेशेंट को रेफर किया मेरे पास। हम जब स्विस में गए थे तो दोनों मियां बीबी और बच्ची ने 14 दिन की छुट्टी ली और हमारे साथ घूमे। हर जगह वो दिखाई स्विट्जरलैंड की, जहां नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जाता है। ये जो है ना, ये आपको बाकी किसी धंधे में नहीं मिलता, ये सिर्फ डॉक्टरी में मिलता है। और ये नशा होता है, ये प्रेम, पेशेंट का प्रेम। और ये प्रेम आपको नाड़ी परीक्षा देने में बहुत ज्यादा कारगर है। आप अनुभव करेंगे उसको। ये प्रेम आपको कई गुना में मिलेगा, क्योंकि आपने उंगली रखी आपकी उसके नाड़ी पर और बताया उसको तेरे को ऐसा हो रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस है आप पे। ऐसा बताया, मुझे डॉक्टर को मालूम पड़ा कि मुझे क्या हो रहा है, मतलब यही मेरा इलाज करेंगे। मेरे यहाँ पर एक बोर्ड लगा करता था पहले मेरे क्लिनिक में, मेरे कंसल्टिंग के सामने, इफ यू हैव द बिलीफ आई हैव द रेमेडी। अगर आपका विश्वास है मेरे पे तो मेरे पास आपकी दवा है। आपका विश्वास नहीं है तो दवा काम नहीं करेगी, दवा नहीं है। ये चीज नाड़ी परीक्षा में बहुत जरूरी है। एक छोटा सा आइडिया बताता हूं मैं आपको। पेशेंट की नाड़ी देखने के पहले उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लो, उसको भी आंखें बंद करने के लिए कहो, आप भी आंखें बंद करो। 1 मिनट के लिए पकड़ के रखो उसके हाथ। अगर उसका हाथ ठंडा लग जावे ना, मत देखो नाड़ी उसकी, उसका आप पे भरोसा नहीं है। ये नकारात्मक सोच के साथ आया है। नाड़ी वार्म लगना चाहिए उसका हाथ आपको पकड़ने के बाद। वो गर्माश जो है वो पॉजिटिविटी है, सत्वगुण का उदय है, वो आपको दिखाता है कि यहाँ पर मुझे यश मिलेगा। फिर नाड़ी परीक्षा करना, देखना क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी ठंडे वाले की भी करके देखना, वो अंत में कहेगा नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हौशी नहीं, हौशे भी नहीं, ये नहीं, वो ऐसे ही आते हैं, उनको डॉक्टर के साथ बात करनी है बस। आप ट्रायल करना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं। बहुत सिंपल है, नाड़ी परीक्षा में यश मिलाना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपका अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। जो भी आपको नाड़ी में लगता है उसी पे भरोसा करो। गलती से भी ये मत सोचो कि ये तो साला डायबिटीज पेशेंट है, मुझे इसके नाड़ी में वात क्यों लग रहा है। जिस क्षण को आपने ये सोचा, समझो कि आपका गुड़ गोबर हो गया। जो नाड़ी में मिलता है वो बताओ, और वो उत्तर सही मिलेगा आपको। ट्रस्ट मी, एनीथिंग एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपके साथ हो सके तो मैं आज शेयर करूंगा, और आज अगर शेयर नहीं हुआ तो मैं मंडे को शेयर करूंगा आपको। ओके सर। क्योंकि क्या है, ये कल रात को 10:15 बजे प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई। मैं 9 बजे सो जाता हूं, मेरा सोने का टाइम 9 बजे। आप अगर देखेंगे मेरे व्हाट्सएप सब सवेरे 4:30 बजे आते हैं। अपना टाइम है 9 बजे सो जाने का। 7 बजे के बाद का टाइम आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, मेरी पोती के लिए है। 7 से 9 टाइम उसका है, 9 बजे सो जाने का। बहुत सिंपल फंडा, रिलैक्स रहने का लाइफ में। आपको परीक्षा करनी है तो सुख से रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Congratulations. थैंक यू सर। Completion of the course. थैंक यू सर। आपको सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सर्टिफिकेट ब्लैंक होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ब्लैंक होगा। मैं नाम इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि स्पेलिंग के बड़े लफड़े होते हैं। तो मैं एक आपको ब्लैंक सर्टिफिकेट भेज दूंगा, आप उसको एडिट करके नाम डाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, लैमिनेट कर देना। आपको फोटो चिपकाना है तो वो भी चिपका देना। ठीक है सर। और लगा देना दवा खाने में, बड़ा हैप्पी। और बोलना लोगों को नाड़ी परीक्षा करते हैं। यस सर। बड़ा यश मिलाना।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? आज जब मैंने पिछली बार कहा ना आपको, मेरे एक लड़के ने कोविड हॉस्पिटल में जाके नाड़ी परीक्षा की। आप में से भी किसी ने तो अभी कोविड की नाड़ी डाली है या एनालिसिस किया है कि कोविड की नाड़ी है? वहां तो श्लेष्मज ज्वर और कोविड की नाड़ी है, बोले प्रतिष्ठा के साथ है। बढ़िया है, प्रतिष्ठा अलग से नहीं होता वहां, श्लेष्मज ज्वर में प्रतिष्ठा सन्निहित होता है। थोड़ा सा शास्त्र को एक बार और पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच। कल आप कुछ बता रहे थे 0.6 और 0.9, वो रह गया क्या? कल आप कुछ बता रहे थे लेस देन 0.6 होगा। अरे वो तो आपको कल कैलकुलेशन बताए थे ना, कल कैलकुलेशन बताए थे। तो अगर आप वो देखोगे, किसका स्पीकर चालू है इतना बड़ा तेज आवाज वाला? मुझे लग रहा है कि मैं कहीं व्याख्यान दे रहा हूँ बड़े ग्राउंड पे, इको आ रहा है इतना सारा। तो ये जो मैंने आपको बताया था कल का दोष का कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन में अगर आपका लॉस परसेंटेज जो है, बचा हुआ कितना है, ये बचे हुए से आप प्रकृति निर्धारण कर सकते हैं। बचे हुए से प्रकृति निर्धारण कर सकते हैं, हाउ मच यू आर लूजिंग। 99% अगर लूज होता है आपका, तो 99 से थोड़ा 98 और 99 के बीच में होता है, तो आप कप प्रधान प्रकृति के हो। अगर आप 99.1% और 2% लॉस होता है तो आप पित्त प्रकृति के हो, और 99.4 के आसपास लॉस होता है तो आप वात प्रकृति के हो। ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप घर में ट्राई कर सकते हैं ना, इसमें क्या गड़बड़ है। सर एक और क्वेश्चन, नाड़ी परीक्षा के मतलब का नहीं है, ऐसा ही आपको नॉलेज। बोलिए। सर जैसे पेशेंट की जब हम नाड़ी अभी स्टार्टिंग में जब भी देखेंगे वो 1000 नाड़ी के बाद या फिर, और सर अगर हम उसको नोट डाउन करना चाहें पांचों लेवल पे, तो जो नाड़ी के पांचों लेवल देखते हैं वो एक ही फ्लो में देखना होता है? बिल्कुल 90 सेकेंड्स एक ही फ्लो में, एक ही फ्लो में, तो एक ही फ्लो में। ओके। आप एक बात मैंने आपको बताई थी, आपका ध्यान नहीं है। क्या You सर? cannot put your fingers, you cannot put your palm twice in the same river. आप नदी में खड़े रहते हो और नीचे से पानी उठाए और दूसरी बार जाए तो दूसरी नदी होती है। नाड़ी भी फ्लोइंग है, उसमें आप एक बार निकालो, दूसरी बार रखो, तीसरी बार रखोगे तो आप अलग अलग नाड़ी देख रहे हो। एक बार उंगली रखी, जो इंटरसेप्शन किया वो फिनिश करो, स्टार्ट टू फिनिश। उंगली उठाने की नहीं, उंगली उठाने की नहीं, और उसमें जो मिला उसको बाद में टिक करने का, एक एक उंगली देखकर लिखने का नहीं, आपकी नाड़ी गलत निकलेगी। और कोई सवाल? सर लेटी हुई पोजीशन में और सिटिंग में कुछ डिफरेंस आता है? मैं सजेस्ट करता हूँ कि जहां तक पेशेंट को आप बिठाकर आराम से सुख से बिठाकर कर सकते हैं, बिठाकर करनी चाहिए। जहां वहां संभव नहीं है वहां लिटाकर करनी चाहिए, पर कोशिश करनी चाहिए कि सुपाइन होना चाहिए, हाथ टर्न किया हुआ नहीं, सुपाइन होना चाहिए, ऊपर की तरफ पंजा, पंजा आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। आप सोकर देखो, बिठाकर देखो, तब जाके आपकी नाड़ी सही आएगी। और सर जो ऐसी नाड़ी कभी नहीं देख रहे। बोलिए। सर और जो कई बार मैंने सुना है कि जो बताते हैं कि 3 आवर्स तक कुछ खाना नहीं है जब नाड़ी देखना है, पेशेंट को बोलना है कि 3 आवर्स तक फास्टिंग होनी चाहिए बिफोर दैट। आइडियली मैंने आपको बताया था, अगर आप नाड़ी के बारे में मेरा लेक्चर पूरा शांति से सुने होंगे तो आहार का परिणाम होता है। यस सर। इसलिए आइडियली नाड़ी सवेरे खाली पेट देखी जाती है, पर आज के तारीख में हम जो अर्बन में काम करते हैं उनके लिए आपको सुबह की खाली पेट नाड़ी देखनी है तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। जब तक भयंकर बीमारी की आशंका आपको नहीं आती है तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको कहिए कि भाई खाना वाना खा के घंटे 1.5 घंटे के बाद आप, तकरीबन 2 घंटे में आहार स्टमक से निकल जाता है तो अवस्था पाक की प्रक्रिया वहां पूरी हो जाती है। और अवस्था पाक में नाड़ी देखेंगे तो आपको अवस्था पाक के दोषों की स्थिति दिखती है, इसलिए अवस्था पाक को छोड़ना चाहिए। तो अवस्था पाक कहाँ होते हैं? आमाशय में। पक्वाशय में या पश्चिमाशय में अवस्था पाक नहीं होता। तो ये आमाशय में से अन्न निकल जाने का समय 3 घंटे का है, 2.5 से 3 घंटे का, तो जनरली वो करते हैं। तीसरी चीज,
हम पेशेंट को कहते हैं कि ध्यान करो, आपकी बीमारी की तरफ ध्यान तवज्जो दो, तब नाड़ी में आपको आसानी से मिलता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि आप खाकर आओ तो आपके नाड़ी में गड़बड़ थोड़ी सी खाने के पदार्थों के कारण से मिल सकती है। इसलिए आइडियल है कि 10 घंटे का फास्टिंग रखें, और 10 घंटे का फास्टिंग पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम अवस्था पाक खत्म हो जाए। और सर मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड मतलब उस टाइम पे नहीं देखना है रुकने किनारे, ऐसा कुछ नहीं? कोई कारण नहीं, देख सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। पूर्व में ये माना जाता कि रजस वाला जो है उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शंस वेर वेरी कॉमन। रजस वाला परिचर्या जो है वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है, रजस वाला के लिए, क्योंकि इट वाज वेरी कॉमन टू हैव vaginal infections in olden days, to avoid those vaginal infections, क्योंकि प्रोटेक्टिव मटेरियल जो होता था वो सेफर नहीं होता था, कपड़ा मार के रखते थे, तो उससे इन्फेक्शंस बार बार होते थे। तो इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए उनको एक्सटर्नल टच से मना करते थे। और इट्स अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, आपको नाड़ी में मिल जाएगी, अगर आप देख लेना चाहिए। मैं तो मेरे जितने भी स्त्री वर्ग होता है नाड़ी परीक्षा सीखने में, उनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने रजस वाला की नाड़ी देखनी चाहिए, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा रजस वाला में, रक्तातिसार में, और अदर देन पीवी ब्लीडिंग, अदर देन द मेंस्ट्रुएशन। आपको डिफरेंशिएशन तभी करते आएगा जब आप उसमें देखोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक रजस वाला को आपको नाड़ी में कहोगे कि आपको तो प्रदर हो गया है, तो बहुत मुश्किल है ना। वो तो दूसरे दिन आई है आपके पास तो दिखेगा आपको रक्त का स्राव, रस की दृष्टि दिखेगी वहां पर। ठीक है, हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर मिनिमम कौन सी एज के बाद नाड़ी देख सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि 10 साल के बाद, 10 से 80। सर तंतु नाड़ी का फिर हम रजिस्ट्रेशन करें कि नहीं? ऑल डिपेंड्स, करना चाहिए, क्योंकि इसका फ्लो में है वो। मैंने एडवांस नाड़ी जो कही है वो डिसीज स्पेसिफिक नाड़ी के बारे में बात की। तंतु नाड़ी बहुत भयंकर थ्योरेटिकल है, आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए ये नाड़ी, जब तक आपका ये नॉलेज फास्ट है ना, फ्रेश, तब तक आप सीखोगे तो ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि ये फ्रेश है, 5 लेवल, वहां भी 5 लेवल है, उनके नाम अलग है, उनके फाइंडिंग का एल्गोरिथम अलग है वही है 100% वही। तो रमेश जी क्या करोगे आप? मुझे नाम ग्रुप में डालोगे कि कैसा करोगे? कोई तुम एक आइडेंटिफाई करके मुझे नाम भेज दो जिसने सबसे ज्यादा किए हैं, और एड्रेस भेजना, एड्रेस भेजना, एड्रेस, तब मैं उसे एक सीडी भेज पाऊंगा, डीवीडी। किसी को किताब चाहिए होगी, मेरा स्टडी मटेरियल मैंने ग्रुप पे और इंडिविजुअली सबको भेजा है। इफ एनीबॉडी वांट्स दे कैन कांटेक्ट मी। और आपको सर वो वर्कबुक किस चीज की है? आपके साथ जो शेयर किया ना मैंने, हाँ, ये वर्कबुक है। ये वर्कशॉप जो हम अभी किए, इसको वर्कशॉप कहते हैं। मैंने आपको सिर्फ लेक्चर नहीं, आपसे प्रैक्टिकल ट्रायल करवाया है। ये वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप के लिए एक वर्कबुक चाहिए, सबकी किताब बनी हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर तंतु नाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो तो डिटेल? तंतु नाड़ी का डिटेल कुछ नहीं है, 3 दिन का है, 24 तारीख से शुरू होगा। पेमेंट मेरे अकाउंट में करना है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना और मुझे भेज देना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। सर 24 तो गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या फर्क पड़ता है गणेश चतुर्थी से? ज्ञान के देवता आ रही है घर में, फिर ज्ञान संभालना, ज्यादा समझना ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? तो बहुत काम रहता है, बिजी रहते हैं। अरे इस साल कौन से काम है आपके? ना घर पे कोई आने वाला है, ना आप किसी के यहाँ जाने वाले हो। नहीं सर, हमारे यहाँ गौरी गणपति रहते हैं। तो सर इसके बाद की डेट भी मिल सकती है?
पता नहीं, अभी सितंबर में तो शायद नहीं करेंगे, अक्टूबर में है। सितंबर में वी आर प्लानिंग फॉर फॉरेनर्स, so those अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तंतु का टाइम 6 to 8 का दिया है, वो 4 to 6 नहीं हो सकता? नहीं, मेरे पास कुछ यूएस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए 4 o'clock का मतलब होता है रात के 3:30 बजे, 6 o'clock का मतलब है रात में 5:30 बजे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग। बहुत डिफिकल्ट है। कैसा है कि एडवांस नाड़ी के लिए ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तंतु एक शोधन प्रक्रिया की विशेष नाड़ी है, तो वो विशेष नाड़ी उन लोगों को ही लिए ज्यादा उपयुक्त है जो पंचकर्मा में काम करते हैं, जिनको रुग्ण को शोधन कराना है, उसके लिए है। तो वो स्पेसिफिक सीखने वाले लोग आते हैं समय लेकर। वो इतना आसान नहीं रहेगा आपको, जितना आसानी से मैं आपके साथ बातें करता हूँ उतना, पर वो बम्बार्डिंग है पूरा, फुल ऑफ नॉलेज। यू विल एंजॉय इट, डूइंग इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 24 के बजाय एक आध बार हम उसको 25 को कर पाएंगे गणेश चतुर्थी के चक्कर में, पर वो बहुत ज्यादा डिलेड नहीं होगा। क्योंकि अभी तक तो किसी ने ये डिमांड नहीं की है, 34 लोग हैं उसमें कि हमको तंतु बाद में चाहिए करके। सर अटेंड करना हो जाएगा, लेकिन अगर होमवर्क है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। होमवर्क उसमें नहीं होता है, वो 3 दिन आपके दिमाग को पूरा चाबी घुमाया जाता है, एकदम फुल फ्लैश। एवरेज 60 स्लाइड्स रोज की दिखाते हैं वो, और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपको बहुत अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। अगर आपके पास समय की मर्यादा है तो मेरा सजेशन है कि अभी मत करिए, बाद में करिएगा। बाद में कर। क्योंकि टेंशन लेकर, टाइम बाउंड टेंशन लेकर आप नहीं कर पाओगे। आज हम बहुत देर तक बात कर रहे। हाँ, 2 घंटा हो गया सर। रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है सर, लेकिन रिकॉर्डिंग मिलेगा ना फिर? हाँ मिलेगा ना, पर आप अटेंड क्यों नहीं करेंगी? अटेंड करिए ना। आपको मजा आया कि नहीं? आप अटेंड कर रहे हैं तो आपने जो पहले दिन किसी ने राखी के लिए मिस किया होगा, उनको लग रहा होगा कि मैंने गलत मिस किया। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कभी कभी क्या होता है कि हम जब बातें करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं जो हम क्लास में नहीं बताते हैं। रिकॉर्डिंग तो आपको मेरा यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल है, पर यहाँ पर आपको ये रिकॉर्डिंग आपको एक दिन के लिए तो मिला ही था। तो ये रिकॉर्डिंग आपको सुनना है और लाइव सुनना है, इसमें बहुत फर्क है। कुछ बता रहे थे रजत भाई? ठीक है सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे। बोलो सर, मैं ये कह रहा था कि जो आपने हम लोगों की जो ओवरऑल पल्स डायग्नोसिस के लिए जो शीट्स दी थी, तो एक आपके द्वारा दिए गए 2-4 सैंपल जो आइडियल आप देना चाहें, वो कैसे आप डायग्नोसिस लिखते हैं, कैसे हमको लैंग्वेज कैसे प्रकृति और ये ग्रॉस डोज कैसे लिखना है। मत कॉपी करिएगा। अच्छा, नहीं, नॉट फॉर बता रहा हूँ मैं। नो द थिंग। सुनील जी, बात समझिए मेरी। मुझे देने में क्या इतराज है? हमारे पास तो हजारों में केसेस है, पर वो आपको आपके लैंग्वेज में आना चाहिए। ओके। हाँ, आपको जो भी समस्या आएगी मैं हूँ आपके लिए। ओके। मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ। मैंने तो कहा 1 महीने के लिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ रोज हूँ, और अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो रेगुलर हूँ। मेरे 2 ग्रुप 3-3.5 साल से चालू है। वहां पर किसी न किसी की कहीं ना कोई समस्या आती रहती है। आप समस्या पूछोगे तो कंटिन्यू रहेगा। जरूरी है कि आप करो। समस्या तो आने दो, और आपकी भाषा में आना चाहिए आपको। मेरी भाषा अगर आपको नहीं फायदे में आएगी, ध्यान रखना आप। नहीं, भाषा से मतलब ये जानना चाहते हैं कि उस अंदर प्रोसेस है। बताइए ना मुझे कहाँ दिक्कत है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। मैं अभी भी आज के लिए मैं आपके साथ करीबन
45 मिनट ज्यादा रुका हूँ। यस सर, श्योर, डेफिनेटली, वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या मुझे मजा आ रहा है, मैंने क्या कहा, अरे सर हम लोग जब बड़े तक मुझे मजा आएगा तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब बात करते हो तो मुझे मजा आता है, क्योंकि आप सीखना चाहते हो। यहाँ पर विराज भाई जैसा लड़का है, देखा आपने विराज का, वो प्योरली स्पाइन क्लिनिक चलाता है, प्योर स्पाइन क्लिनिक, और आप में से काफी लोग होंगे इस तरीके से स्पेशलिटी काम करने वाले। तो जब आप नाड़ी रखते हो, वो लड़के ने, मैंने उसको मेरा पूरा सेट भेज दिया गुड्डे को, अरे रिस्क लेकर कोविड में नाड़ी देखने गया, मजे की बात है। ठीक है, फिर मिलेंगे ग्रुप पर। सर मनोरोग में कुछ अलग दिखता है? मनोरोग अलग होते हैं क्या? नहीं पूछा मैंने, मनोरोग अलग नहीं होते। मैं एक आपके साथ एक रिकॉर्डिंग ऑडियो अपने ग्रुप में डाल देता हूँ मानस रोग के बारे में, सुनना मजा आएगा। प्रोफेसर खांडल जी का है, मेरे गुरुजी, उन्होंने मानस रोग पर अभी 1 घंटे भर का लेक्चर दिया था, 1 घंटा 20 मिनट का है। मैं ग्रुप में अभी तुरंत डाल दूंगा, सुनना उसे, आपकी मानस रोग की अवधारणा और संकल्पना दोनों बदल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही कभी। कभी आपका मन किया विशेष नाड़ी सीखने का तो फिर मिलेंगे। आपके आसपास किसी को नाड़ी सीखनी होगी तो आप उसे हमारा नंबर प्रेषित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।